हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट चैनल न्यू लाइट प्रयास पर। तो आज हम लोग डिस्कशन करेंगे ऑल इंडिया फुल सिलेबस टेस्ट नंबर 29। और ये सेशन इस मिशन के तहत अब पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको। मिशन है मैं मेंटोर डॉक्टर एसपी सिंह सर का, टीम न्यू लाइट का। क्वेश्चन नंबर 91। Humans have acquired immune system that produces antibodies to neutralize pathogens. Still, innate immune system is present at the time of birth because it is very specific and uses different macrophages, produces memory cells for mounting fast secondary response, has natural killer cells which can phagocytose and destroy microbes, provides passive immunity। तो यहाँ पर इसके करेक्टरिस्टिक्स दिए गए हैं और पूछा गया है कि कौन सा इन्नेट इम्यूनिटी से रिलेटेड है। तो इम्यूनिटी को दो टाइप में डिवाइड किया गया है, इन्नेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड जो हम लाइफ टाइम में एक्वायर करते हैं जब एक्सपोजर होगा एंटीजेंस के साथ, और इन्नेट जो है ये सिंस बर्थ प्रेजेंट होती है, नॉन स्पेसिफिक होती है और इमीडिएट रिस्पॉन्स शो करेगी। और इसके कंपोनेंट्स होते हैं फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, सेलुलर बैरियर और साइटोकाइन बैरियर्स। इसमें से ये वाला जो दिया हुआ है ये सेलुलर बैरियर, नेचुरल किलर सेल्स, ये दीज आर टाइप ऑफ लिम्फोसाइट्स विच कैन फाइगोसाइटिक सेल्स हैं एंड डिस्ट्रॉय माइक्रोब्स। तो ये इसका करेक्ट दिया हुआ है। इज वेरी स्पेसिफिक, स्पेसिफिक जो होता है वो होता है एक्वायर्ड, मेमोरी बेस्ड होता है, एनामेनेस्टिक रिस्पॉन्स शो करता है, प्रोड्यूस मेमोरी सेल्स, इसी वजह से ये एनामेनेस्टिक रिस्पॉन्स देता है। एनामेनेस्टिक मीन्स मेमोरी बेस्ड, एंड प्रोवाइड्स पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी मतलब प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज अगर दी जाएंगी। तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे 91 का थर्ड। पेज नंबर है ये 134 टू 136। नाउ क्वेश्चन नंबर 92। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट स्टेटमेंट। ये आईओडीज के बारे में है। इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस वंस इंसर्टेड नीड नॉट बी रिप्लेस्ड। तो ये लाइफ लॉन्ग नहीं है, हालांकि लॉन्ग एक्टिंग है, तो ये गलत है। नीड नॉट बी रिप्लेस्ड। आईओडीज आर जनरली इंसर्टेड बाय द यूजर हरसेल्फ, ये भी गलत है, क्योंकि यहाँ पर यूजर हरसेल्फ नहीं, ट्रेंड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स की जरूरत होगी। आईओडीज सप्रेस गैमेटोजेनेसिस, ये भी नहीं है। तो करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है आईओडीज इंक्रीज फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म्स इन द यूट्रस। तो आईओडीज ये फॉरेन बॉडी की तरह यूट्रस में एक्ट करेंगी और ये लोकल इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस करती हैं। ये एसेप्टिक टाइप का इन्फ्लेमेशन होगा, इसमें फैगोसिटिक सेल्स का नंबर बढ़ जाता है, न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफेजेस, और ये फिर फैगोसाइटोसिस करेंगे स्पर्म की। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 92 का थर्ड। पेज नंबर था ये 44 45 एनसीईआरटी 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 93। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज डू नॉट स्पेसिफिकली अफेक्ट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ये पर्टिकुलरली रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को अफेक्ट नहीं करेगी, बट ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, मतलब सेक्सुअल एक्ट वेनरियल डिजीज है ये, बट स्पेसिफिकली रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को जो अफेक्ट नहीं करती हैं। तो जेनाइटल वॉर्ड्स एंड हेपेटाइटिस बी। जेनाइटल वॉर्ड्स ये वायरल डिजीज है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से होती है और ये अफेक्ट करेगी जेनाइटल ऑर्गन्स को। हेपेटाइटिस बी ये लिवर को मेनली अफेक्ट करती है, लेकिन इसमें ये वाला जो है ये अफेक्ट करेगा जेनाइटल ऑर्गन्स को, तो ये ऑप्शन गलत। सिफिलिस एंड जेनाइटल हर्पीज, जेनाइटल हर्पीज हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस से होती है और जेनाइटल ऑर्गन्स को अफेक्ट करेगी, सिफिलिस भी अफेक्ट करेगा। एड्स एंड हेपेटाइटिस बी, ये यहाँ पर सही है। एड्स में ओवरऑल इम्यूनिटी जो होगी ये अफेक्टेड होगी, मेनली इसमें CD4 काउंट, हेल्पर टी सेल्स ये अफेक्ट होती हैं, और हेल्पर टी सेल्स जो होंगी ये
एंटीबॉडीज़ प्रोडक्शन में भी ज़रूरी होती है, तो एंटीबॉडी प्रोडक्शन वगैरह भी कॉम्प्रोमाइज्ड होगा। और लेस देन जब ये हो जाता है 200 पर क्यूबिक mm ऑफ ब्लड, तब इसको एड्स लेबल करते हैं। तो ये यहाँ पर मेनली जेनिटल ऑर्गन्स को नहीं, ओवरऑल इम्यूनिटी को। इसी तरह से हेपेटाइटिस बी, ये मेनली लिवर को अफेक्ट करती है, स्पेसिफिकली जेनिटल ऑर्गन्स को नहीं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर होना चाहिए थर्ड, क्लेमाइडियासिस एंड एड्स। क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस से होता है, क्लेमाइडियासिस ये जेनिटल ऑर्गन्स को अफेक्ट करेगा। तो करेक्ट आंसर हुआ 93rd का थर्ड। पेज नंबर है ये एनसीईआरटी 247 से। नाउ क्वेश्चन नंबर 94, अमंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ माइक्रोब्स विच पेयर हैज बोथ द माइक्रोब्स दैट कैन बी यूज्ड एज बायो फर्टिलाइजर्स। तो बायो फर्टिलाइजर्स जो सॉइल का एनरिचमेंट करते हैं, न्यूट्रिएंट क्वालिटी उसकी बेटर करेंगे, न्यूट्रिएंट कंटेंट बढ़ाते हैं। तो इसमें नाइट्रोजन कंटेंट जो बढ़ाएंगे वो भी आएंगे। मेनली जो बायो फर्टिलाइजर्स होते हैं ये साइनोबैक्टीरिया, फंजाई एंड बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में फिर सिम्बायोटिक, नॉन सिम्बायोटिक, इसमें भी सिम्बायोटिक, नॉन सिम्बायोटिक, एनाबीना, नॉस्टॉक, ये सिम्बायोटिक भी हैं, नॉन सिम्बायोटिक भी हैं। फंजाई में जीनस ग्लोमस, बैक्टीरिया में राइजोबियम, ये सिम्बायोटिक लेग्यूमिनस प्लांट्स के साथ, एजोटोबैक्टर, एजोस्पाइरिलम ये फ्री लिविंग। तो यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए हुए हैं एस्परजिलस एंड राइजोपस, ये फंजाई हैं, हेट्रोट्रॉफिक हैं। राइजोबियम एंड राइजोपस, यहाँ पर राइजोबियम जो है ये सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, ये बायो फर्टिलाइजर की तरह काम करेगा। लेकिन राइजोपस यहाँ पे गलत दिया हुआ है, दोनों पूछे हुए हैं जिसमें दोनों हो। तो साइनोबैक्टीरिया एंड राइजोबियम ये सही है। साइनोबैक्टीरिया जो है ये पैडी फील्ड्स में, पैडी मतलब राइस फील्ड्स, वहाँ पर ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है, प्लस ऑर्गेनिक मैटर भी बड़ा रिच बढ़ाएगा उसका। राइजोबियम जो है ये लेग्यूमिनस प्लांट्स के साथ सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो करेक्ट आंसर होगा थर्ड, 94। एनसीईआरटी 2 पेज नंबर 157 एंड 158। Now question number 95, significance of heat shock method in bacterial transformation is to facilitate binding of DNA to the cell wall, uptake of DNA through membrane transport proteins, uptake of DNA through transient pores in the bacterial cell wall, expression of antibiotic resistance gene। तो हीट शॉक मेथड ये बैक्टीरियल सेल को कॉम्पिटेंट बनाने के लिए, ताकि वो डीएनए को टेकअप कर सके। डीएनए कैसा है, निगेटिवली चार्ज्ड, और मेम्ब्रेन जी होती है यहाँ पर भी निगेटिव चार्ज, इसकी वजह से इन दोनों में रिपल्शन होगा, तो इजीली ये अंदर एंटर नहीं कर सकता, इसीलिए यहाँ पे डाइवैलेंट कैटायन यूज किया जाएगा। ये डाइवैलेंट कैटायन निगेटिव चार्ज को जो मेम्ब्रेन पर है इसको न्यूट्रलाइज करता है। इसके बाद फिर हीट शॉक मेथड, इसमें आइस हीट शॉक, आइस। तो हीट शॉक 42 डिग्री सेंटीग्रेड, ये लगभग 42 डिग्री सेंटीग्रेड पे, उससे होगा क्या, उससे थर्मल इंस्टेबिलिटी की वजह से जो पोर्स का फॉर्मेशन होगा वो डीएनए के टेकअप में हेल्पफुल होगा। और उसके बाद जब फिर से इसको आइस पे रखा जाएगा तो ये फिर से रीसील करेगा पोर्स को,
तो डीएनए जो होगा बाहर नहीं आएगा। तो अपटेक ऑफ डीएनए थ्रू ट्रांजिएंट पोर्स इन द बैक्टीरियल सेल, मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स यहाँ पे गलत दिया हुआ है, पोर्स के थ्रू होता है ये। तो 95 का करेक्ट आंसर होगा थर्ड। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। पेज नंबर था ये 170 171। क्वेश्चन नंबर 96 फॉर द एमएन ब्लड ग्रुप सिस्टम। तो जैसे एबीओ है, आरएच है, उसी तरह से एमएन ब्लड ग्रुप सिस्टम द फ्रीक्वेंसीज ऑफ एम एंड एन एलील्स आर 0.7 एंड 0.3 रिस्पेक्टिवली। तो हार्डी-वीनबर्ग इक्विलिब्रियम में पी क्यू डोमिनेंट एलील या रिसेसिव एलील, तो यहाँ पर ये एम 0.7 और क्यू ये दिया हुआ है 0.3। अब पूछा गया एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ एम एन ब्लड ग्रुप बियरिंग ऑर्गेनिज्म, मतलब जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी पूछी गई है, एलील फ्रीक्वेंसी दी गई है। जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी होती है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq इज इक्वल टू 1। ये है होमोजाइगस डोमिनेंट, ये होमोजाइगस रिसेसिव और ये हेट्रोजाइगस ऑर्गेनिज्म फ्रीक्वेंसी। तो हेट्रोजाइगस के लिए हमें जरूरत पड़ेगी 2pq। तो p यहाँ पर दिया हुआ है 0.7, q दिया हुआ है 0.3, ये हो जाएगा 0.42 और परसेंट में दिया हुआ है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आएगा 42%। तो करेक्ट आंसर हुआ यहाँ पर फर्स्ट। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। NCERT 2 पेज नंबर 120 121। क्वेश्चन नंबर 97 सेलेक्ट द करेक्ट मैच। एलिफेंट रेस्पिरेशन बाय लंग्स, तो ये मैमल्स हैं, टेरेस्ट्रियल हैं, रेस्पिरेशन बाय लंग्स सही दिया है, सामने मैचिंग है। पिजन बर्ड है, एव्स इसमें एडिशनल जीआईटी में जो पार्ट्स हैं क्रॉप एंड गिजर्ड। वाइपर ये रेप्टाइल है। वन वेंट्रिकल, 2 ऑरिकल्स हैं, 1 वेंट्रिकल है, 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है रेप्टाइल्स में यूजुअली, एक्सेप्ट क्रोकोडिलिया ग्रुप जिसमें 4 चैम्बर्ड है। तो बैलेनोग्लोसस, बैलेनोग्लोसस में स्टोमोकॉर्ड, स्टोमोकॉर्ड ये हेमिकॉर्डेट्स हैं बैलेनोग्लोसस, उसका एग्जाम्पल है। स्टोमोकॉर्ड यहाँ पे बक्कल डाइवर्टिकुलम, बक्कल कैविटी में ट्यूबुलर आउटग्रोथ होती है, उसको बोलते हैं स्टोमोकॉर्ड। तो इसको पहले समझा गया था ये नोटोकॉर्ड है, जिसकी वजह से इसको फाइलम कॉर्डेटा में रखा गया था, बट बाद में देखा गया ये स्ट्रक्चर अलग है तो इसको फिर शिफ्ट किया गया, अलग फाइलम बनाया गया हेमिकॉर्डेटा। तो मैचिंग यहाँ सामने ही है, A is 1, B is 2, C is 3 एंड D is 4। तो 97 का करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट पेज नंबर 45 to 51। नाउ क्वेश्चन नंबर 98 सेलेक्ट द इन सीटू कंजर्वेशन। इन सीटू और एक्स सीटू ये बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में यूज करते हैं दोनों मेथड्स। इन सीटू मतलब ऑन साइट, जहां पर है वहीं पर उसको कंजर्व किया जाए, संरक्षित किया जाए। एक्स सीटू ऑफ साइट। तो सीड बैंक, टिश्यू कल्चर, पॉलन बैंक, ये सब एक्स सीटू कंजर्वेशन। इन सीटू कंजर्वेशन का एग्जांपल है सेक्रेड ग्रूव्स, और इसमें ये खासी एंड जैंसिया हिल्स, ये कहाँ पर हैं, ये मेघालय में। इसके अलावा वेस्टर्न घाट्स ऑफ कर्नाटका एंड महाराष्ट्र, ये भी सेक्रेड ग्रुप्स के एग्जाम्पल हैं। अरावली हिल्स राजस्थान, ये भी सेक्रेड ग्रुप्स के एग्जाम्पल हैं। सरगुजा, चंदा एंड बस्तर एमपी रीजन में, ये भी सेक्रेड ग्रुप्स। तो इन सीटू कंजर्वेशन का एग्जाम्पल होगा खासी एंड जैंसिया हिल्स। 98 इज थर्ड। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 99 इन लेटरल ब्रांचेस originate from the basal and underground portion of the main stem, grow horizontally beneath the soil and then come out obliquely upward giving rise to leafy shoots। तो ये स्टेम का मॉडिफिकेशन है, सबेरियल स्टेम का। यहाँ पर ये जो ओरिजिनल प्लांट था, इस मदर प्लांट, इससे ये हॉरिजॉन्टली ग्रो करता है, फिर ये ऑब्लिकली ऊपर आते हैं। तो ये इस तरह के
जो प्लांट्स होंगे इनके एग्जाम्पल्स हैं बनाना, पाइनएप्पल, क्राइजेंथेमम। और ये हैं सकर्स, सब एरियल मॉडिफिकेशन, स्टेम। तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर फर्स्ट, ओल्ड एनसीईआरटी से था। क्वेश्चन नंबर 100, इन ईडीएस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया विच इज द कॉम्प्लेक्स 3? तो सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, ये है कॉम्प्लेक्स नंबर 2। यहाँ पे FADH2 जो रिड्यूस्ड कोएंजाइम बनता है वो यहाँ से एंटर करेगा। ATP सिंथेज, ये है कॉम्प्लेक्स 5, इसमें दो कंपोनेंट्स होते हैं FO एंड F1। तो ये कॉम्प्लेक्स 5, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में पार्टिसिपेट नहीं करता है, ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट उसमें हेल्प करेगा। साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज, साइटोक्रोम A3 का बना होता है, इसमें दो कॉपर सेंटर्स होंगे और ये कहलाता है कॉम्प्लेक्स 4। इसके बाद ये ऑक्सीजन यहाँ पर फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो होता है उसको देगा, और ये है कॉम्प्लेक्स 3 साइटोक्रोम BC1। तो 100 का करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये NCERT 1 पेज नंबर 159 से 160। यहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स 1 NADS डिहाइड्रोजनेज जहाँ से NAD2H एंटर करेगा, और ये कॉम्प्लेक्स 2 जहाँ से FADH2। नाउ क्वेश्चन नंबर 101, द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ एक्सप्रेस प्रोटीन बिफोर मार्केटिंग इज कॉल्ड। तो एक्सप्रेस प्रोटीन ये रिकॉम्बिनेंट DNA जो बनाते हैं बायोटेक्नोलॉजी में, इसके जो प्रोडक्ट्स होंगे तो रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी में बैक्टीरियल सेल, ईस्ट सेल, ये जो डिफरेंट सेल्स यूज़ की जाएंगी, प्रोटीन्स इनके अंदर बनेगी, तो सेल डिसरप्शन, सेल डेब्रीज वगैरह जो होंगी उनको रिमूव किया जाएगा प्रोडक्ट को ऑब्टेन करने के लिए, प्लस इसमें प्यूरिफिकेशन, आइसोलेशन, सेल डेब्रीज का रिमूवल। तो ये सारे स्टेप्स जो होंगे ये आएंगे डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग, प्रोडक्ट का फाइनल प्रोसेसिंग मार्केट में आने से पहले जो भी स्टेप्स होते हैं तो वो सब डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग में। तो 101 का करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट, NCERT 2 पेज नंबर 174 और 175, separation, purification which are collectively referred to as downstream processing. Now question number 102, match the following enzymes with their function. Restriction endonuclease, तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस मतलब न्यूक्लिक एसिड को जो डाइजेस्ट करेगा और बीच में कट करेगा, तो रिमूव्स न्यूक्लियोटाइड, कट्स DNA एट स्पेसिफिक पोजीशन। ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होंगे जहाँ पर आकर के इनको कट करते हैं। एक्सोन्यूक्लियस, एक्सोन्यूक्लियस जो टर्मिनल पोजीशन से रिमूव्स न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम द एंड्स ऑफ DNA। DNA लाइगेज, ये जो ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स बनते हैं रेप्लिकेशन के वक्त या DNA के फ्रैगमेंट्स को जोड़ने में, ज्वाइंस द DNA फ्रैगमेंट्स, और ये बॉन्ड इस्टेब्लिश करता है फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो होते हैं ये फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज को ब्रेक करते हैं, DNA लाइगेज इसको इस्टेब्लिश करेगा। टैग पॉलीमरेज, ये थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरिया, थर्मोफिलिक बैक्टीरिया है, थर्मस एक्वेटिकस। हाई टेम्परेचर पर ये एंजाइम इसका एक्टिव रहेगा। वैसे हाई टेम्परेचर पर एंजाइम्स जो होते हैं डीनेचर्ड हो जाते हैं। थर्मोफिलिक बैक्टीरिया है, इसका यूज़ होगा एक्सटेंड प्राइमर्स ऑन जीनोमिक DNA टेम्पलेट। तो ये PCR में जब एक्सटेंशन होगा, एक्सटेंशन वाले स्टेप में ये यूज़ होते हैं। करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर A का थर्ड, B का फोर्थ, A थर्ड, B फोर्थ, ये दिया हुआ है सेकेंड में। 102 इज सेकेंड।
नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। पेज नंबर था ये 166 to 173। नाउ क्वेश्चन नंबर 103। With respect to nucleosome, which of the following statement is incorrect? इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है? न्यूक्लियोसोम कंटेंस 120 बेस पेयर ऑफ डीएनए हेलिक्स। तो जब डीएनए की पैकिंग की जाती है, जब डीएनए की पैकिंग करते हैं तब यहाँ पर डीएनए को रैप करते हैं हिस्टोन ऑक्टामर। हिस्टोन ऑक्टामर ये किसका बना होता है? ये H2A, H2B हिस्टोन, H3 और H4 हिस्टोन, और इनके होते हैं डाइमर्स, ये मोनोमर्स हुए। तो टोटल हो गए 8 यूनिट्स ऑक्टामर, और इसके चारों तरफ फिर डीएनए रैप होगा। डीएनए रैप होता है 1 and 3/4 टर्न। टोटल बेस पेयर्स होते हैं 200 बेस पेयर पर न्यूक्लियोसोम। तो 120 बेस पेयर ऑफ डीएनए हेलिक्स ये यहाँ पर गलत दिया हुआ है, इनकरेक्ट पूछा गया है। इनकरेक्ट होगा 103 का फर्स्ट। न्यूक्लियोसोम आर सीन एज बीड्स ऑन स्ट्रिंग ऑन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, सही है। डीएनए इज रैप्ड अराउंड पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन। हिस्टोन ऑक्टामर जो होता है ये बेसिक अमाइनो एसिड रिच होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। लाइसिन, आर्जिनिन अमाइनो एसिड जो बेसिक है। न्यूक्लियोसोम इज द रिपीटिंग यूनिट ऑफ क्रोमैटिन, तो ये भी सही है। इनकरेक्ट हुआ 103 का फर्स्ट। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, NCERT 2 पेज नंबर 83-84। नाउ क्वेश्चन नंबर 104। सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स, जाइगोटीन सिनेप्सिस बोलते हैं। बाइवैलेंट या टेट्राड स्टेज का फॉर्मेशन होगा जाइगोटीन में। क्लियर विजिबिलिटी इसकी आती है पैकेटीन में, फॉर्मेशन होता है इसमें जाइगोटीन में। एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, तो यहाँ पर नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स, ये और ये नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, इनके बीच में जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होता है, इसी को बोलते हैं एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, क्रॉसिंग ओवर, और ये होगा पैकेटीन में। इसके बाद स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर, ये एनाफेज 2, ये भी ठीक है। डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, लेप्टोटीन, लेप्टोटीन में कॉम्पैक्शन ऑफ क्रोमोसोम कंटिन्यूज थ्रू आउट लेप्टोटीन। डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ डिप्लोटीन स्टेज, ये डिप्लोटीन स्टेज की शुरुआत में होता है। तो करेक्ट आंसर होगा 104 का थर्ड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, NCERT 1 पेज नंबर 126। Gardener finds some broadleaf dicot weeds growing in his lawns. What can be done to get rid of the weeds efficiently? तो डाइकॉट वीड्स के लिए यहाँ पर सिंथेटिक ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। ये यहाँ पर वीडीसाइड का काम करेगा। मैच्योर मोनोकॉट लीव्स को हार्म नहीं करता है, बट डाइकॉट वीड्स, तो डाइकॉट वीड्स अनवांटेड प्लांट्स जो हैं, वीड्स का मतलब, तो इनके लिए 2,4-D डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, ये सिंथेटिक ऑक्सीजन है, इसकी जरूरत पड़ेगी। 105 का करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 106। ये एग्जाम्पलर से था। क्वेश्चन नंबर 106, करेक्ट फूड चेन। तो फूड चेन में प्राइमरी ट्रॉफिक लेवल, फिर ये हार्बीवोर्स सेकेंडरी ट्रॉफिक लेवल, फिर प्राइमरी कार्निवोर्स ये आते हैं टर्शरी ट्रॉफिक लेवल पे। तो फाइटोप्लैंक्टन्स प्राइमरी पे होंगे प्रोड्यूसर्स, सही है। जू प्लैंक्टन्स जो इन पे फीड करेंगे, फिर स्मॉल फिश, फिर लार्ज फिश, ग्रास हॉपर, फ्रॉग, स्नेक, ट्रीज, हार्बीवोर्स, कार्निवोर्स। तो यहाँ पर ये सारे ही फूड चेन सही दिए हुए हैं। 106 का करेक्ट आंसर होगा फोर्थ। 209 to 211। नाउ क्वेश्चन नंबर 107, व्हाट इज द मेन प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। तो यूरिन फॉर्मेशन में ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन, ये सारे ही होंगे। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है, फिल्ट्रेशन अंडर प्रेशर, इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर 10 mmHg। रीअब्जॉर्प्शन मेनली होता है PCT में,
proximal convoluted tubule, 70 to 80% of electrolytes and water is reabsorbed, and almost all nutrients are reabsorbed actively. All nutrient. तो करेक्ट आंसर यहाँ पर थर्ड एग्जाम्पलर से ये। क्वेश्चन नंबर 108, सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। यहाँ पर आपको इनकरेक्ट मैच सेलेक्ट करना है। माइलिनेटेड एक्सॉन, अनमाइलिनेटेड एक्सॉन, रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, फैसिलिटेट कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट ब्रेन रीजन्स, प्रेजेंट इन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, सराउंड्स द ग्रे मैटर इन द स्पाइनल कॉर्ड। तो इनकरेक्ट मैच यहाँ पर अगर देखा जाएगा तो वाइट मैटर और ग्रे मैटर। ग्रे मैटर यहाँ पर जो ब्रेन का कट सेक्शन देखें तो इसमें जो कॉर्टिकल पोर्शन है, जो पेरिफेरल पोर्शन है, ये ग्रेइश इन अपीयरेंस होता है, डार्कर होता है, और जो सेंट्रल पोर्शन है वो लाइटर। तो यहाँ पे सेल बॉडीज प्रेजेंट होती है जिसकी वजह से ये डार्कर, और यहाँ पर ये माइलिनेटेड फाइबर्स इनसे जो निकलेंगे एक्सॉन्स, तो ये यहाँ पे लाइटर। तो अनमाइलिनेटेड एक्सॉन ये गलत दिया हुआ है और ये माइलिनेटेड एक्सॉन यहाँ पे गलत है। रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, सेल बॉडीज प्रेजेंट हैं, प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन सही है। कम्युनिकेशन ये ठीक है। प्रेजेंट इन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ग्रे मैटर ब्रेन में पेरिफेरल होता है, स्पाइनल कॉर्ड में सेंट्रल पोजीशन पर होगा। वाइट मैटर सराउंड्स द ग्रे मैटर इन द स्पाइनल कॉर्ड, ये भी ठीक है। तो करेक्ट आंसर इनकरेक्ट मैच हुआ यहाँ पर फर्स्ट 108। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन 109। ये भी एग्जाम्पलर से था क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 109, इन एनिमल किंगडम अलोंग विद XXXY मैकेनिज्म। तो XY ये ड्रोसोफिला में है, ह्यूमंस में है। Many other variants of chromosomal sex determination have been described, such as XO mechanism, ये insects में, ये birds में, JAD-O mechanism and haplodiploidy, which present respectively in। तो XY described XXXO, ये grasshopper, birds, ये moth and haplodiploidy in wasp। करेक्ट आंसर होगा सेकंड। एक्सो मैकेनिज्म, यहाँ पर मेल हेट्रोगैमेटी प्रेजेंट है, ZW बर्ड्स में है, यहाँ फीमेल हेट्रोगैमेटी, मॉथ्स ZO टाइप एंड हैप्लोडिप्लॉइडी। क्रोमोसोम नंबर मेल ड्रोन्स में यहाँ पर होता है 16 और फीमेल में क्वीन हो या वर्कर बीज हैं इनमें होता है 32। तो यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर हैप्लॉइड है या डिप्लॉइड, इसके बेसिस पर सेक्स डिटर्मिनेशन। तो 109 का करेक्ट आंसर सेकंड। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 110। पेज नंबर था ये 69 to 71। 110, एक्सोनीम इज प्रेजेंट इन सीलिया एंड फ्लैजिला। ये इसका कोर होता है, माइक्रोट्यूबुलर कोर। इसको बोलते हैं एक्सोनीम। और यहाँ पर 9 पेरिफेरल डबलेट्स प्लस 2 सेंट्रल सिंगलेट्स अगर ये यूकैरियोटिक फ्लैजिला है। कार्टवील पैटर्न, ये सेंट्रियोल्स में यहाँ पर प्रोटीनेशियस हब होगा सेंटर में, और बाकी पेरिफेरी में पेरिफेरल ट्रिपलेट। तो 9 + 0 से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। कार्टवील पैटर्न। क्रिस्टा जो है ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, फोल्डिंग्स जो बनती है इनर मेम्ब्रेन में, इनको बोलते हैं क्रिस्टा। तो ये फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शंस हैं इनको क्रिस्टा। कई हैं तो क्रिस्टी। सैटेलाइट क्रोमोसोम सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन यहाँ पर होगा। जिन क्रोमोसोम्स में वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं ये प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, सेंट्रोमियर जहाँ पर है, और ये सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। इसके बाद ये जो पोर्शन अटैच्ड है इसे बोलते हैं सैटेलाइट, और इस क्रोमोसोम को बोला जाता है सैटेलाइट क्रोमोसोम। और यही रीजन है नॉर। जिन क्रोमोसोम्स में प्रेजेंट होगा वहाँ पे न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है।
तो करेक्ट आंसर हुआ यहाँ पर ए का सेकंड, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ एंड डी का थर्ड. 110 is third. Now we move to next 96 to 102. Now question number 111. If a homopolymer has only one type of building block called monomer repeated n number of times, heteropolymer has more than one type of monomer. Proteins are heteropolymer. सही है. क्यों? क्योंकि यहाँ पर 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट हो सकते हैं. 20 डिफरेंट टाइप्स में 10 एसेंशियल और 10 नॉन एसेंशियल. एसेंशियल जो हमें डाइट से लेने पड़ते हैं और नॉन एसेंशियल जो हमारी बॉडी खुद बना लेगी. तो करेक्ट आंसर हुआ 111 का फर्स्ट. नाउ वी मूव टू नेक्स्ट NCERT 1 exemplar से. Now question number 112. Enzymes are biocatalysts. They catalyze biochemical reactions. In general, they reduce activation energy of reactions. Many physico-chemical processes are enzyme mediated. Which of the following reaction may be without enzyme mediation? तो यहाँ पर dissolving CO2 in water. ये CO2 जब वाटर में डिजॉल्व होगी तो ये फिजिकल प्रोसेस, जब ये वाटर से रिएक्ट करेगी CO2 प्लस वाटर कार्बोनेटेड, तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस, ये H2CO3. लेकिन अगर हमारी बॉडी में हो रही होगी तो यहाँ पर एंजाइम प्रेजेंट होगा. अगर ये विदाउट एंजाइम है, फिजिको केमिकल प्रोसेस है, तो यहाँ पर 200 मॉलिक्यूल्स इसके बनते हैं पर आवर. और अगर एंजाइम के प्रेजेंस में तो 6 लाख मॉलिक्यूल्स पर सेकेंड. तो ये इस रिएक्शन ये बढ़ा देता है करीब करीब 10 मिलियन टाइम्स रिएक्शन स्पीड को. एंजाइम एंड 10 मिलियन टाइम्स. तो करेक्ट आंसर है यहाँ पर डिसॉल्विंग CO2 इन वाटर. अनवाइंडिंग द 2 स्ट्रैंड्स ऑफ DNA. अगर रेप्लिकेशन है तो ये हेलिकेज एंजाइम के प्रेजेंस में होगा. हाइड्रोलिसिस ऑफ लैक्टोज. ये लैक्टोज क्या है? डाइसैकराइड. यहाँ पर भी एंजाइम चाहिए. फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड, इसमें भी एंजाइम की पार्टिसिपेशन. NCERT 1 एग्जाम्पलर. नाउ क्वेश्चन नंबर 113. करेक्ट मैच फॉर एल्गी. क्लोरोफाइसी सेलुलोज की सेल वॉल है. फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर, सॉल्ट वाटर. सही है. फियोफाइसी ब्राउन एल्गी. सेलुलोज और एल्जिन प्रेजेंट होता है. एल्जिन हाइड्रोकोलाइट का काम करता है. फ्रेश वाटर रेयर, मोस्टली ये मैरीन होते हैं. फियोफाइसी सही है. रोडोफाइसी सेलुलोज और पैक्टिन और पॉलीसल्फेट ईस्टर्स हैं. सही है. फ्रेश वाटर समटाइम्स, और ये भी मोस्टली कैसे होते हैं? मैरीन. सेलुलोज ओनली, ये गलत दिया हुआ है यहाँ पर. तो पूछा गया करेक्ट मैच. करेक्ट मैच होगा यहाँ पर ABC. NCERT 1 पेज नंबर 27. नाउ क्वेश्चन नंबर 114. 114 में दिया हुआ है नॉर एपिनेफ्रिन के बारे में. तो एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन ये इमरजेंसी हार्मोन्स है. एड्रिनल मेडुला से या फिर सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन से रिलीज होंगे. तो इज रिलीज्ड बाय सिंपैथेटिक फाइबर्स. ठीक है. पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स गलत दिया हुआ है. सिंपैथेटिक सिस्टम का काम होता है हार्ट रेट को बढ़ाता है, कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा. इसके अलावा स्ट्रेंथ ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, हार्ट पे जो इसके इफेक्ट्स हैं, कॉन्ट्रैक्शन, ये सब. तो इंक्रीजेस द हार्ट रेट. सिंपैथेटिक फाइबर डिक्रीज ब्लड प्रेशर. गलत है, ये ब्लड प्रेशर बढ़ाएगा. above statements are correct. 1 and 3. Correct answer is first. NCERT 1 244 245. Now question number 115. Which is true? Commensalism, when none of the interacting populations affect each other.
Commensalism is a +0 type of interaction. None of them interacting population affect each other. तो गलत है ये, इसमें एक का फ़ायदा होगा, एक का ना फ़ायदा ना नुकसान। जैसे यहाँ पर कैटल ए ग्रेट एंड कैटल, ऑर्किड एंड मैंगो, मैंगो ट्री, या फिर इसके अलावा क्लाउन फिश और एडेम्सिया, ये भी कमेंसलिज्म का एग्जाम्पल है। बार्निकल एंड बेलेनोप्टेरा वेल, बार्निकल ससाइल होता है, ये बेलेनोप्टेरा वेल के ऊपर ग्रो करेगा, क्रस्टेशियंस है ये। तो ये गलत है पहला। सिम्बायोसिस व्हेन द इंटरेक्शन इज यूजफुल टू बोथ द पॉपुलेशन, ये सही है, प्लस प्लस टाइप का इंटरेक्शन है तो ये सही है। म्यूचुअलिज्म व्हेन द इंटरेक्शन इज यूजफुल बोथ, ये भी ठीक है। कंपटीशन व्हेन द इंटरेक्शन इज हार्मफुल टू बोथ द पॉपुलेशन, ये भी ठीक है। तो कंपटीशन में दोनों का नुकसान, बी सी डी ये करेक्ट है। 115 is third. Now question number 116. NCERT 2 page number 196 to 202. The population of an insect species shows an explosive increase in number during rainy season followed by its disappearance at the end of the season. What does this show? तो यहाँ पर ये J shaped curve हुआ और दूसरा होता है ये सिग्मॉइड। सिग्मॉइड में कैरिंग कैपेसिटी जो है इन्वायरमेंट की, इकोसिस्टम की, उसके बियॉन्ड ये पॉपुलेशन साइज नहीं जाएगा। k इज इक्वल टू n, एसिम्प्टोट यहाँ पर मिलेगा, लेकिन ये इसको क्रॉस कर देता है और इसके बाद ये फिर सडन डिक्रीज होगा। तो फूड प्लांट्स मैच्योर एंड डाई एट द एंड ऑफ द रेनी सीजन, इट्स पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व इज ऑफ J टाइप, population of its predator increases enormously, S-shaped और sigmoid growth of this insect। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हुआ its population growth curve is of J type। NCERT 2 page number 194-195। The finches of Galapagos Islands provide an evidence in favor of। तो Galapagos Islands ये क्या बताते हैं, ये हमें बायोजोग्राफिकल एवोल्यूशन। बायोजोग्राफिकल एवोल्यूशन का मेन कॉन्सेप्ट है जोग्राफिकल आइसोलेशन, प्लस इसके अलावा फिर यहाँ पर नेचुरल सिलेक्शन काम करेगा और ये रिजल्ट करेगा एडाप्टिव रेडिएशन में, फॉर्मेशन ऑफ मेनी न्यू स्पीसीज फ्रॉम सिंगल कॉमन एंसेस्टर। तो 117 का करेक्ट आंसर हुआ थर्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 118। Gene regulation governing lactose operon of E. coli that involves the LAC-I gene product is। तो लैक ओपरॉन, इसमें ये रेगुलेटर जीन आई, प्रोमोटर, ऑपरेटर और इसके बाद फिर ये स्ट्रक्चरल जीन ZYA पॉलीसिस्ट्रॉनिक, यहाँ पर ये रिप्रेसर mRNA, इसके बाद ये रिप्रेसर प्रोटीन और रिप्रेसर प्रोटीन जाकर के बाइंड करता है ऑपरेटर से। तो ये नेगेटिव रेगुलेशन का एग्जाम्पल हो गया, लेकिन इसको इंड्यूस किया जा सकता है, ऑन किया जा सकता है। ऑन होगा ये लैक्टोज के प्रेजेंस में या एलोलैक्टोज, और ग्लूकोज जब ना हो ये इससे बाइंड करेगा और इसको इनएक्टिवेट करता है, कॉन्फॉर्मेशनल चेंजेस आएंगे जिसकी वजह से फिर ये यहाँ पर बाइंड नहीं कर पाएगा, RNA पॉलीमरेज आ करके प्रोमोटर पे बाइंड करेगा और इसका ट्रांसक्रिप्शन होगा। तो ये नेगेटिव इंड्यूसिबल एग्जाम्पल है, नेगेटिव इंड्यूसिबल बिकॉज रिप्रेसर प्रोटीन प्रिवेंट्स ट्रांसक्रिप्शन। तो 118 का करेक्ट आंसर होगा फोर्थ। NCERT 200 and 101। Now question number 119। In a terrestrial ecosystem, major producers are herbaceous and woody plants. In aquatic ecosystem, producers are various species like phytoplankton, algae and higher plants। तो both statements यहाँ पे सही दिए हुए हैं। 119 is fourth। Now question number 120।
पेज नंबर था ये 209। एन्यूप्लॉइडी इज ए क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, इज नॉट द एग्जैक्ट कॉपी ऑफ हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम। तो एन्यूप्लॉइडी में गेन और लॉस ऑफ फ्यू क्रोमोसोम्स। तो यहाँ पर गेन और लॉस किसकी वजह से, एडिशन और डिलीशन की वजह से। तो बी एंड सी ओनली। 120 का फोर्थ, NCERT 2 75 76। Now question number 121. Pregnant female delivers a baby who suffers from stunted growth, mental retardation, low IQ and abnormal skin. तो ये सब फीचर्स हैं हाइपोथायराइडिज्म के ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। कैंसर ऑफ द थायराइड ग्लैंड, ओवर सिक्रीशन ऑफ पास डिस्टेलिस, डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन डाइट, लो सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन डाइट। आयोडीन की डेफिशिएंसी होगी तो T3 T4 लेवल कम हो जाएगा और इसकी वजह से यहाँ पर ये फीचर्स होंगे, मेंटल रिटार्डेशन, लो IQ, डेफ म्यूटिज्म। तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे थर्ड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 122। द जीन रिकॉम्बिनेशन अकर्स ड्यू टू। तो जेट वेरिएशन जो होता है वो म्यूटेशन की वजह से और जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। और जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के लिए मेनली जो रिस्पॉन्सिबल है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम भी है, क्रॉसिंग ओवर ड्यूरिंग मियोसिस, माइटोसिस गलत दिया हुआ है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये भी नहीं, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम यहाँ पर दे रखा है। तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम, क्रॉसिंग ओवर, ये लेकिन होगा मियोसिस में। इसके बाद रैंडम फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, ये जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के लिए। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हुआ फर्स्ट 122। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 123। NMC सिलेबस में था ये। क्वेश्चन नंबर 123, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एनिमल्स आर सिमिलर टू ईच अदर पर्टेनिंग टू द फीचर स्टेटेड अगेंस्ट देम। तो यहाँ पर टेरोपस एंड ऑर्निथोरिंकस, टेरोपस इज फ्लाइंग फॉक्स, ऑर्निथोरिंकस ये एग लेइंग है, विविपेरिटीन का कॉमन फीचर नहीं है, ये ओविपेरस। डक बिल्ड प्लेटिपस भी बोलते हैं ऑर्निथोरिंकस। गार्डन लिजर्ड एंड क्रोकोडाइल बोथ आर रेप्टाइल्स, बट क्रोकोडाइल यहाँ पर 4 चैम्बर्ड हार्ट है। और गार्डन लिजर्ड में 3 चैम्बर्ड, तो ये भी गलत, ये भी गलत। एस्केरिस एंड एंकाइलोस्टोमा ये मेटामेरिक सेगमेंटेशन नहीं शो करते हैं, ये राउंड वर्म्स हैं। डॉग फिश एंड एंजल फिश, डॉग फिश स्कॉलियोडॉन ये कॉन्डिक्थीज का मेंबर, एंजल फिश ये ऑस्ट्रिक्थीज का मेंबर, दोनों ही कैसे हैं, कोल्ड ब्लडेड हैं, पॉइकिलोथर्मल। तो करेक्ट आंसर होगा 123 का फोर्थ। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, पेज नंबर था ये 43 to 51। नाउ क्वेश्चन नंबर 124, विच विल यू लुक फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सेक्स ऑफ द फॉलोइंग। मेल एस्केरिस, लार्ज साइज एंड कर्व्ड पोस्टीरियर एंड। तो मेल एस्केरिस नहीं, फीमेल एस्केरिस में लार्ज साइज होता है, और कर्व्ड पोस्टीरियर एंड ये होता है मेल एस्केरिस में। मेल एस्केरिस में कर्व्ड एंड होगा और कपुलेशन में हेल्प करने के लिए पीनियल सीटी। तो ये सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म यहाँ पर शो करता है, लेकिन ये गलत है। मेल फ्रॉग, कपुलेटरी पैड ऑन द फर्स्ट डिजिट ऑफ द हाइंड लिम्ब, कपुलेटरी पैड ऑन द फर्स्ट डिजिट, हाइंड लिम्ब नहीं, यहाँ पर ये 4 लिम्स होंगे। 4 लिम्ब में 4 फिंगर्स हैं और फर्स्ट डिजिट पे कपुलेटरी पैड है। फीमेल कॉकरोच, एनल सर्की, एनल सर्की यहाँ पर कॉमन है ये। एनल स्टाइल,
मेल शार्क क्लैस्पर्स बॉर्न ऑन पेल्विक फिन्स, तो मेल शार्क में क्लैस्पर्स हैं पेल्विक फिन्स पर, ये सही है। मेल शार्क क्लैस्पर्स ये कॉपुलेशन में हेल्प करने के लिए अपोजिट पार्टनर को होल्ड करने में हेल्प करते हैं। तो 124 का करेक्ट आंसर होगा फोर्थ। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 125। According to chemiosmotic hypothesis, in a chloroplast, the highest number of protons are found in. तो केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस में जो ल्यूमिन है थैलाकॉइड का, यहाँ पर एच आयन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है और इसका ब्रेकडाउन FOF1 पार्टिकल्स के थ्रू होता है। CFO CF1, क्लोरोप्लास्ट की बात हो रही तो CFO CF1, इसके थ्रू यहाँ पे प्रोटॉन ग्रेडियंट का ब्रेकडाउन होगा। तो एच आयन कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा कहाँ पर होगा ये पूछा गया है, ये ल्यूमिन में, ल्यूमिन ऑफ द थैलाकॉइड। इसको बढ़ाने का काम, ये प्रोटॉन ग्रेडियंट को एस्टेब्लिश करने का काम पहला जो है ये फोटोलिसिस ऑफ वाटर, दूसरा रीज़न यहाँ पर प्रोटॉन पंप, और तीसरा जो है ये स्ट्रोमल साइड में NADP रिडक्टेज, ये एच आयन कंज्यूम करता है स्ट्रोमा से। तो ओवरऑल प्रोटॉन ग्रेडियंट को एस्टेब्लिश करने में ये 3 रीजंस रिस्पॉन्सिबल है। तो ल्यूमिन ऑफ थैलाकॉइड ये इसका आंसर होगा, हाईएस्ट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, 125 का 4। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 126, पेज नंबर है ये 138 to 140। नाउ क्वेश्चन नंबर 126, a person suffer puncture in his chest cavity in an accident without any damage to the lungs। तो ये लंग्स और लंग्स के चारों तरफ यहाँ पर ये प्लूरल मेम्ब्रेन, पैराइटल प्लूरा और विसरल प्लूरा, ये हो गया इंट्रा प्लूरल स्पेस, और ये इंट्रा पल्मोनरी। तो जो पंक्चर इंजरी हुई है उसकी वजह से यहाँ तक डैमेज हुआ है, इन एन एक्सीडेंट विदाउट एनी डैमेज टू द लंग। अब जब ये यहाँ पर डैमेज हो जाएगा तो इसका वैसे नॉर्मल जो प्रेशर होता है इंट्रा प्लूरल प्रेशर, ये निगेटिव होता है, और इसी की वजह से जब चेस्ट एक्सपेंड करता है तो लंग्स भी एक्सपेंड करते हैं। जब इंट्राथोरेसिक प्रेशर जो होगा वो बढ़ जाएगा तो लंग्स भी डिफ्लेट हो जाते हैं। तो यहाँ पर इंट्रा प्लूरल प्रेशर निगेटिव होता है, ये ऑलवेज निगेटिव होगा। जब ये पंक्चर हो जाएगा तो यहाँ पर ये भी बढ़ करके एटमॉस्फेरिक प्रेशर के जितना ही हो जाएगा। इसकी वजह से ये लंग्स जो होंगे ये कोलैप्स हो जाते हैं। इस कंडीशन को बोला जाएगा न्यूमोथोरैक्स। न्यूमो मीन्स एयर, और इसकी वजह से लंग्स जो कोलैप्स हो जाएंगे तो अल्टीमेटली ये किसके लिए, इट्स इफेक्ट कुड बी इफ लेफ्ट अनट्रीटेड, अगर इसे ट्रीट ना किया जाए तो इससे क्या होगा, तो अल्टीमेटली सिजेशन ऑफ ब्रीदिंग, ब्रीदिंग विल स्टॉप, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव प्रेशर नहीं है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, जिसकी वजह से लंग एक्सपेंशन नहीं होगा, ब्रीदिंग स्टॉप हो जाएगी। तो करेक्ट आंसर होगा 126 का 4th, पेज नंबर है ये 185 186। नाउ क्वेश्चन नंबर 127, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डिसऑर्डर ऑफ बोन। आर्थराइटिस, आइटिस वर्ड कहीं पर भी है तो इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट, ये गाउटी आर्थराइटिस हो सकता है, ऑस्टियो आर्थराइटिस हो सकता है, इन्फेक्शन की वजह से है तो सेप्टिक आर्थराइटिस हो सकता है। ऑस्टियोपोरोसिस, यहाँ पर डिमिनरलाइजेशन होगा, बोन की डेंसिटी कम होगी। रिकेट्स, ये विटामिन डी की कमी की वजह से होता है, बोन से रिलेटेड है। एम्फाइसीमा, एम्फाइसीमा ये रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, यहाँ पर एल्वियोलर वॉल्स जो होती हैं वो डैमेज हो जाएंगी और सरफेस एरिया जो होगा वो कम हो जाएगा। वन 127 is 4th. Now we move to next question, page number 227. Now question number 128. In the given below example, how many plants in which fruits are present?
जिसमें फ्रूट्स प्रेजेंट है। यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगायरा, पोरफायरा, फ्यूकस, लेमिनेरिया, ग्रेसिलेरिया, मार्केंशिया, पाइनस, एडियंटम, मस्टर्ड। तो इसमें एंजियोस्पर्मिक प्लांट सिर्फ ये है, मस्टर्ड सरसों। क्रूसीफेरी का मेंबर है, ब्रासिकेसी, क्रूसीफेरी है ब्रासिकेसी फैमिली। पाइनस ये जिम्नोस्पर्म, एडियंटम फन, रिक्सिया, मार्केंशिया ये ब्रायोफाइट्स। बाकी इलोथ्रिक्स, स्पायरोगायरा, पोरफायरा, फ्यूकस, लेमिनेरिया ये सारे एल्गी। तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ओनली वन, दैट इज फोर्थ। नाउ क्वेश्चन, ये पेज नंबर था 26 to 33। नाउ क्वेश्चन नंबर 129, सेलेक्ट द करेक्ट मैच। यहाँ पर करेक्ट मैच बताना है। न्यूक्लियस प्लांट में भी प्रेजेंट होता है, ये यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, एनिमल्स में एब्सेंट, ये गलत हो गया। माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट, प्लांट्स में भी प्रेजेंट है, एनिमल्स में भी प्रेजेंट है, पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल, दोनों में ही प्रेजेंट होगा, 80s टाइप का। क्लोरोप्लास्ट में 70s, माइटोकॉन्ड्रिया में 70s। लार्ज सेंट्रल वैक्यूल ये प्लांट्स में प्रेजेंट है, एनिमल में एब्सेंट है, ये भी सही दिया हुआ है। तो करेक्ट मैच होगा बी, सी एंड डी ओनली। 129 इज सेकंड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 91 to 97, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन डिले सेनेसेंस। इनमें से कौन सा हार्मोन है जो सेनेसेंस को डिले करेगा, एजिंग को डिले करेगा। तो इसमें जिब्रेलिन एंड साइटोकाइनिन बोथ 1 and 2। ABA जो है ये ग्रोथ इनहिबिटर है, तो इसको प्रमोट करेगा, इनहिबिटर। पेज नंबर 166। नाउ क्वेश्चन नंबर 131, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फ्लावर्स ऑफ ऑर्नामेंटल वैल्यू, जो सजावट के लिए यूज होते हैं, कल्टिवेटेड एट होम्स एंड गार्डन्स। तो रोज भी ऑर्नामेंटल है, चाइना रोज, गुड़हल, मैरीगोल्ड, गेंदा, लिली, जैस्मिन ये सारे ही ऑर्नामेंटल। करेक्ट आंसर हुआ 131 का फोर्थ। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पेज नंबर है 3 and 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 132, इफ 24 क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन रूट ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। रूट क्या है, सोमेटिक सेल है, तो 2n नंबर दिया हुआ है हमें, 24, n हो गया 12। अब पूछा गया व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट इन वन टिपिकल एम्ब्रियो सैक। तो टिपिकल एम्ब्रियो सैक जो होता है 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएट होता है, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट। क्रोमोसोम कहाँ पर होंगे, न्यूक्लियस में। तो ये हो गए 12, एक न्यूक्लियस में कितने, 12, 8, तो ये होगा 96 एम्ब्रियो सैक में। न्यूसेलस की सेल कैसी होती है, डिप्लॉयड होती है, 2n नंबर दिया हुआ है यहाँ पर 24। और जनरेटिव सेल, तो जनरेटिव सेल यहाँ पर ये भी पॉलन ग्रेन की सेल है, एक वेजिटेटिव सेल होती है और एक जनरेटिव सेल। बड़ी वाली वेजिटेटिव सेल स्पिंडल शेप जो है ये जनरेटिव सेल डिवाइड होकर के बनाती है मेल गैमीट्स, 2 मेल गैमीट्स बनते हैं। तो ये चूंकि पॉलन ग्रेन की सेल है तो जनरेटिव सेल की प्लॉइडी होगी n, तो n नंबर है 12। तो 96, 24 एंड 12 आंसर होगा यहाँ पर 132 का सेकंड। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन 133। पेज नंबर था ये 10 और 11। सेलेक्ट द करेक्ट मैच। CGU आर्जिनिन, CGC आर्जिनिन, CCA प्रोलीन, CAC हिस्टिडीन। तो यहाँ पर ये सारे ही सही दिए हुए हैं कोडॉन्स की मैचिंग। तो 133 का करेक्ट आंसर होगा 4। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 134। पेज नंबर है ये 96। 134, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट ऑब्टेन्ड फ्रॉम। तो ब्लड कोलेस्ट्रॉल के लिए स्टैटिन्स, एंड स्टैटिन्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम मोनास्कस परप्यूरियस ईस्ट।
तो ये यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स गलत है, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म ठीक है, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स ऑटोट्रॉफिक गलत है, मल्टीसेलुलर प्लांट गलत है। तो करेक्ट आंसर होगा 134 में सेकंड। NCERT 2 पेज नंबर 153। Now next 135 which is included in the evil quartet। तो evil quartet जो है निकनेम सॉब्रिक्वेट की तरह यूज किया गया है। ये है इसमें हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। इसके बाद फिर ओवर एक्सप्लॉयटेशन और को एक्सटिंक्शन एंड एलियन स्पीसीज इन्वेजन। ये 4 कारण दिए हुए हैं। तो ओवर एक्सप्लॉयटेशन सही है, करेक्ट आंसर हुआ यहाँ पर फर्स्ट। कम्पिटिटिव रिलीज, अगर डोमिनेटिंग स्पीसीज को हटा दिया जाए तो जो इंफीरियर स्पीसीज है उसका जोग्राफिकल एरिया एक्सपेंड कर जाता है, ये कम्पिटिटिव रिलीज, इसका इससे कुछ लेना देना नहीं है। एसिम्प्टोट, जब पॉपुलेशन डेंसिटी कैरिंग कैपेसिटी के बराबर हो जाती है तब एसिम्प्टोट। जेनेटिक ड्रिफ्ट, ये सडन होगा। तो करेक्ट आंसर हुआ 135 का फर्स्ट। NCERT 2 पेज नंबर 222 और 223 से। So thank you all of you. I have covered my portion. Now further discussion will be carried by my fellow partner Vikram sir. थैंक यू सो मच। हेलो बच्चों, न्यू लाइट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है प्यारे बच्चों। और मैं विक्रम चक्रवर्ती आज आपके समक्ष लेकर के हाजिर हुआ हूँ यूट्यूब पर पेपर डिस्कशन का सेशन। और आज हम लोग का पेपर है FST 29 जो कि 22 जनवरी 2026 को हमारी इंस्टीट्यूट की तरफ से ऑनलाइन ऑफलाइन मोड दोनों पेपर हुआ। पेपर काफी ठीक था, आप सबने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद। और सबसे पहले पेपर को डिस्कस करने वाले हमारे सीनियर साथी डॉक्टर शैलेंद्र मिश्रा सर को बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, जिन्होंने क्वेश्चन का 91 to 135 का डिस्कसन आपके साथ किया है। और अब मैं 136 से लेकर 180 तक की जर्नी आपके साथ करने वाला हूं। सबसे पहला सवाल बच्चों आपके सामने है, ट्रू अबाउट इन DNA RNA। आपको ये बात तो पता है कि अगर मैं DNA की बात करूं और RNA की बात करूं तो ये हैं क्या एक्चुअल में, एक प्रकार के न्यूक्लिक एसिड हैं। एक बात तो ये समझ में आती है, दूसरा ये समझ में आती है सर ये बायोमॉलिक्यूल हैं, ठीक। एक बात ये भी समझ में, तीसरा ये समझते कि ये मैक्रोमॉलिक्यूल हैं। इतनी बातें हमें समझ में आती हैं। चौथी ये समझ में आती है सर ये जेनेटिक मटेरियल हैं, ठीक। और अगर ये पॉलीमर है तो इनका कोई मोनोमर होगा सर, इनके मोनोमर का नाम है न्यूक्लियोटाइड। ध्यान से देखिए बच्चों, इनके मोनोमर का नाम है न्यूक्लियोटाइड। और न्यूक्लियोटाइड 3 चीजों से मिलकर बना होता है, पहला शुगर, दूसरा फॉस्फोरिक एसिड, तीसरा बेस। बेस में वेरिएशन आता है, यूरेसिल होता है RNA में, DNA में नहीं होता। शुगर में वेरिएशंस होते हैं, डीऑक्सीराइबोस शर्करा जो कि 5 कार्बन की शुगर होती है, ये एल्डोज है, 5 कार्बन इसको पेंटोज बोलते हैं। डीऑक्सीराइबोस DNA में है, राइबोज RNA में है। ये बात आपको समझ में आती है। और देखिए एडेनिन ग्वानिन दोनों में कॉमन है। और जो एडेनिन ग्वानिन होते हैं बच्चों, जो इनका बेस पेयर होता है बेसिस, वो आपके हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं। क्या होते हैं ये? हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का मतलब ऐसी साइक्लिक स्ट्रक्चर, ऐसा साइक्लिक कंपाउंड जिसमें कार्बन के अलावा एटलीस्ट एक हेट्रो आइटम हो, जैसे कि नाइट्रोजन, जैसे कि सल्फर, याद रखिएगा। तो इसमें नाइट्रोजन होता है, याद रखिएगा। एडेनिन और ग्वानिन जो होते हैं बाईसाइक्लिक होते हैं, और जो आपका साइटोसिन, यूरेसिल, थायमिन ये मोनोसाइक्लिक होते हैं, याद रखिएगा। तो लिखा बोथ आर पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, ये बात सही है क्योंकि ये खुद पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स हैं और ये होंगे मोनो पॉलीमर किसके होंगे? न्यूक्लियोटाइड के। न्यूक्लियोटाइड 3 चीजों से बना होगा, फास्फोरिक एसिड, शुगर एंड आपका नाइट्रोजन बेस, ठीक। शुगर और नाइट्रोजन बेस जब आपस में जुड़ेगा तो एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के माध्यम से बनेगा न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड जुड़ेगा फास्फोरिक एसिड से बनाएगा न्यूक्लियोटाइड, याद रखिएगा। बोथ हैव डिफरेंट pyrimidine, ये बात बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि यूरेसिल होता है RNA में और थायमिन होता है DNA में, ठीक है। बोथ हैव डिफरेंट शुगर, बिल्कुल सही है। डीऑक्सीराइबोज, राइबोज, बोथ आर जेनेटिक मटेरियल, बिल्कुल सही है भाई। जेनेटिक मटेरियल का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि DNA से RNA बना, RNA से आपका प्रोटीन बना। जेनेटिक मटेरियल का मतलब जो भी कोई केमिकल एक पेरेंट से प्रोजनी में कैरेक्टर्स के ट्रांसमिशन में हेल्प करता है या है पार्टिसिपेट, वो जेनेटिक मटेरियल है। RNA या DNA दोनों मिल करके आपके इंफॉर्मेशन को एक जनरेशन दूसरे ट्रांसफर करते हैं वाया ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन, रेप्लिकेशन, याद रखिएगा।
तो ए इसमें सब सही है, ऑल याद रखिएगा। और जेनेटिक मटेरियल, कुछ वायरस में आपका जेनेटिक मटेरियल केवल आरएनए ही होता है। तो जेनेटिक मटेरियल का मतलब ये नहीं है कि केवल डीएनए हमारा 2.2 मीटर है, नहीं, आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल है, फोर्थ आंसर। लेकिन फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल आरएनए है, और उसके बाद उसमें कुछ इम्प्लीमेंटेशन भगवान ने किया, उसमें स्टेबिलिटी डाली और स्लो चेंजेस डाले, ताकि उसमें म्यूटेशन समय समय पर होता रहे, वेरिएशंस आता रहे। ठीक, तो हम ये कह सकते हैं कि आरएनए को स्टेबल बनाने के चक्कर में भगवान ने डीएनए का निर्माण किया, फोर्थ आंसर। अब देखिए, विच वन ऑफ फॉलोइंग यूज ए वेक्टर फॉर क्लोनिंग जीन्स इनटू हायर। आपको मालूम था कि सपोज ये मेरा कोई होस्ट है, ठीक, इसके पास अपना कोई जीनोमिक डीएनए है, और मैं चाहता हूं कि मेरा कोई एलियन डीएनए है जो इसके अंदर चला जाए। इसको भेजने के लिए हम वेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? वेक्टर का। अब ये वेक्टर बहुत हो सकते हैं सर, प्लाज्मिड हो सकता है, बैक्टीरियोफेज हो सकता है, रेट्रोवायरस हो सकता है, आपका एग्रोबैक्टीरियम टियोफेसियंस हो सकता है, बाक हो सकता है, याक हो सकता है, कॉस्मिट हो सकता है, फेजमिट हो सकता है। आप कह रहे हैं हायर ऑर्गेनिज्म में अगर हम ह्यूमन की ही बात करें, ह्यूमन की, तो अभी आपने एक केस पढ़ा होगा रेट्रोवायरस का, रेट्रोवायरस। तो रेट्रोवायरस की मदद से हम इसको भेजते हैं किसमें? ह्यूमन में, और ह्यूमन सबसे हायर एनिमल है, याद रखिएगा। ठीक, और बैक्यूलो वायरस आपको पता है ये अटैक करते हैं आर्थ्रोपोड्स पर। राइजोपस ये नहीं है, साल्मोटाइहुमरियम ये तो आपका है ही नहीं बैक्टीरिया, तो इनमें वेक्टर नहीं है। तो वेक्टर कौन कौन से हो गए? बैक्टीरियोफेज, प्लाज्मिड, बाक है, याक है, एग्रोटिमोफेसियंस है, और इसके अलावा रेट्रोवायरस। तो हायर एनिमल की अगर हम बात करेंगे तो ह्यूमन एक हायर एनिमल है। और याद करिए, जब आपने जीन थेरेपी का इस्तेमाल किया था, वहां पर सी रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया था आपने रेट्रोवायरल वेक्टर की मदद से ही, फोर्थ आंसर। और देखिए लिखा हुआ है कि सिमिलरली रेट्रोवायरस हैव आल्सो बीन डिसआर्म्ड एंड आर नाउ यूज्ड टू डिलीवर इनटू एनिमल सेल। और एनिमल आपके हायर ऑर्गेनिज्म है। फिर लिखा विच ऑफ द फॉलोइंग पॉपुलेशन इंटरेक्शन इज वाइडली यूज इन मेडिकल साइंस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स। आपको याद हो पहली एंटीबायोटिक की डिस्कवरी कैसे हुई थी? वो भी एक्सीडेंटल था। हुआ ये था कि सपोज दैट ये बड़ा सा पेट्री डिस्क है, और यहाँ पे देखा गया, यहाँ पर इस एरिया में, ठीक, इस एरिया में बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर रहा था। ठीक, इस बैक्टीरिया में, यहाँ पर बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर रहा था। तो जाहिर सी बात है कुछ ऐसा है यहाँ पर जिसकी उस बैक्टीरिया को प्रॉब्लम हो रही है। बाद में देखा गया यहाँ पर एक फंगस मोल्ड था, जिसको बाद में पेनिसिलियम का नाम दिया गया था, पेनिसिलियम नोटेटम। ठीक, इससे कुछ केमिकल रिलीज हो रहा था जो इसके ग्रोथ को सप्रेस कर रहा था। ये केमिकल रिलीज कर रहा था तो इसको कोई नुकसान नहीं था, जीरो। इसकी वजह से ये ग्रोथ नहीं कर पा रहा था तो इसको नुकसान हो रहा था। तो ये क्या है? -0 का इंटरेक्शन। और चूंकि ये दो अलग अलग स्पीसीज के बीच इंटरेक्शन है, इसलिए एक प्रकार का ये भी पॉपुलेशन इंटरेक्शन है। क्या है ये? पॉपुलेशन इंटरेक्शन है। और आप देख सकते हैं -0 एंटीबायोटिक इसी पॉपुलेशन पर बना हुआ, याद रखिएगा। तो कहते हैं मेडिकल साइंस में हम एमेंसेलिज्म का इस्तेमाल करते हैं, ऐसा कोई अजीव जिससे कोई केमिकल निकले उसे नुकसान ना कर रहा हो, जो सामने वाला जिसका हमारा टारगेट है उसको नुकसान करे, तो उसको बोलेंगे एमेंसेलिज्म। तो ये कहानी एक्सीडेंटल थी, और बाद में इस पर फ्लेमिंग, हार्वर्ड, फ्लोरेको, चेन को, इन तीनों लोगों को एक साथ मिलकर क्या मिला था? नो प्राइज मिला था, आपको देखा हो। और एंटीबायोटिक का पहली डिस्कवरी एंटीबायोटिक यहीं से हुई, जिसका क्या नाम दिया गया? पेनिसिलिन। पेनिसिलिन, फोर्थ आंसर, -0। फिर लिखा से द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट बायोडाइवर्सिटी। डेजर्ट एरिया ऑफ राजस्थान एंड गुजरात हैव ए वेरी हाई लेवल ऑफ डेजर्ट एनिमल स्पीसीज एज वेल एज द न्यूमरस रेयर लेवल। नहीं सर, डेजर्ट में बायोडाइवर्सिटी बहुत कम होती है, डेजर्ट में बायोडाइवर्सिटी लो होती है, गलत है। फिर लिखा लार्ज स्केल प्लांटिंग ऑफ बीटी कॉटन हैज नो एडवर्स इफेक्ट ऑन बायोडाइवर्सिटी। नहीं, किसी भी चीज को इकोसिस्टम में एक लेवल, एक कैरिंग कैपेसिटी तक ही आप किसी चीज को लगा सकते हैं। उसके ऊपर अगर जाएगा तो बाकी जो अदर जीव जंतु या पौधे हैं, ऑर्गेनिज्म हैं, उन पे उसका निगेटिव इफेक्ट पड़ेगा, याद रखिएगा। और चूंकि ये जेनेटिकली मॉडिफाइड है तो इसका निगेटिव इम्पैक्ट और पड़ सकता है। फिर लिखा वेस्टर्न घाट हैव ए हाई डिग्री ऑफ स्पीसीज रिचनेस एंड, बिल्कुल सही है सर, ये आपकी किताब में लिखा हुआ है। फिर देखिए कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी जस्ट ए फैड परस्यूट। नहीं, ये एक सनक नहीं है। बायोडाइवर्सिटी हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि जो भगवान ने क्रिएचर हमें दिया था, आप जरा सोचिए, पेड़ पौधे जीव जंतु इतने बने हैं, ये हमारे आने से पहले दुनिया में लाखों साल पहले ही आ गए थे। तो हमारा ये फर्ज है। आप जरा सोचिए, आप किसी चीज़ को, एक मोबाइल खरीद के लाते हैं तो उसको आपको बड़ी चिंता होती है। तो जो बायोडाइवर्सिटी लाखों सालों में बनी है, क्या उसे बचाना हमारा फर्ज नहीं है? तो इनको बचाना, इनको कंजर्व करना, ये एक सनक नहीं है, मेंटली, ये हमारा साइकोलॉजी नहीं है, ये हमारा नैतिक जिम्मेदारी है। तो ये गलत है भाई।
थर्ड आंसर, वेस्टर्न घाट है हाई डिग्री ऑफ स्पेसिफिकनेस एंड एंडेमिज्म, याद रखिएगा, और ये हॉट स्पॉट है। फिर लिखा इफ वी ऐड क्रोमोसोम नंबर्स इन गिवन डिफरेंट सेल देन व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम फॉर ह्यूमन, स्पर्मेटोजोआ, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ओवम, प्राइमरी oocyte, सेकेंडरी oocyte। अब देखिए आपको पता है ये सारी बातें हो रही हैं ह्यूमन के लिए। पहली चीज, ह्यूमन के डिप्लॉयड सेल में कितने गुणसूत्र होते हैं सर? 46। इनके हेप्लॉयड में कितने होंगे? 23। अब जो जो सेल हेप्लॉयड है उस पर 23, जो जो डिप्लॉयड है उसमें 46, स्क्वायर कर लेते हैं सर। तो देखिए स्पर्मेटोजोआ कितना हो गया सर? 23। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिप्लॉयड है 46, ओवम 23, प्राइमरी oocyte कितने हो गए? 20, ये भी 46 हो गया। उसके सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कितना? 23। इन सबको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 161। ऐसे आप ऐड कर 23, 46, 23, 46 और ये आ गया 23। तो ये आप ऐड करेंगे तो ये 161 आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा? सेकेंड। फिर लिखा है कि आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टीज ऑफ ए गुड वेक्टर यूज आरडीएनए टेक्नोलॉजी, इट शुड हैव ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन सपोर्टिंग हाई कॉपी नंबर। याद करिएगा कि प्लाज्मिड को इसीलिए हम इस्तेमाल करते हैं एज ए वेक्टर क्योंकि उसके पास ओराई होती है, पहली बात। और ये भी कहते हैं कि एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए एक ही आपका रेस्ट्रिक्शन साइट होना चाहिए, एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए। जैसे मैं कहूँ बैमेच 1, बैमेच 1 है, ठीक है, तो कोशिश रहे कि उसका एक हो या दो हो, दो से ज्यादा ना हो, ठीक है, दो से ज्यादा ना हो। जब बैमेच 1 के लिए आपने क्या पढ़ा? सेल 1, बैमेच 1 सेल 1 किसके लिए है? टेट्रासाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन आर के लिए। फिर लिखा है द रेस्ट्रिक्शन साइट, तो मोर देन 2 नहीं होना चाहिए, मिनिमम 2 हो या उससे कम हो, तो ये गलत है भाई। डायरेक्शन साइट इन ए वेक्टर शुड बी द एंटीवर्स, बिल्कुल ये एंटीवर्स जो होते हैं ट्रांसफॉर्मेंट नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को डिफरेंशिएट करने के लिए होते हैं। फिर लिखा इट शुड हैव सुटेबल मार्कर जीन। हाँ, अगर रिकम्बिनेंट और नॉन रिकम्बिनेंट को अलग करने के लिए आप याद करिए बीटा गैक्टोसाइडेज का इस्तेमाल किया गया था। वो एक प्रकार की उसको बनाने वाली जीन रिपोर्टर जीन होती है, और जो बीटा गैक्टोसाइडेज एंजाइम है वो रिपोर्टर एंजाइम है। आपकी एनसीईआरटी में आप ध्यान से देखिए, एक्सरसाइज में ये बात लिखी हुई है, एक्सरसाइज में ये बात लिखी हुई है कि भैया रिपोर्टर एंजाइम क्या है। तो रिपोर्टर एंजाइम वो होते हैं जो किसी भी जेनेटिकली ऑर्गेनिज्म को मॉडिफिकेशन को आइडेंटिफाई करने और प्रेडिक्ट करने में बताते हैं कि हाँ जेनेटिक मॉडिफिकेशन हो चुका है। याद करिए जो आपका रिकम्बिनेंट था वो लैक्टोज का डाइजेशन नहीं कर पाया था तो उसकी कॉलोनी वाइट बनी थी, और जो नॉन रिकम्बिनेंट था उसने लैक्टोज का डाइजेशन किया था तो बना था ब्लू कॉलोनी। तो ब्लू और व्हाइट से हमने आइडेंटिफाई कर लिया था, रिपोर्ट कर लिया था कि ये रिकम्बिनेंट है, ये नॉन रिकमेंड, ये है रिपोर्टर चिन्ह, मतलब मार्कर चिन्ह। इट शुड इजीली आइसोलेट एंड प्यूरिफाई, बहुत आसान बात है, कोई वेक्टर को आसानी से आइसोलेट कर सकें, प्यूरिफाई कर सकें, ये भी बहुत ही आवश्यक है। तो केवल यही गलत है, मोर देन 2 रेस्टिंग साइट नहीं होना चाहिए, 2 हो या उससे कम हो। तो ए सही है, सी सही है, डी सही है, ई सही है। क्या आंसर आ गया? फोर्थ। फिर लिखा वेन इन्फेक्टेड। अब देखिए इसकी पूरी कहानी को पढ़िए जो आपके एनोफ्लीज में है। मैं कह रहा हूं एक फीमेल एनोफ्लीज है, इसको देखिए ध्यान से क्या चीज है। मैं कह रहा हूं एक ह्यूमन है, ह्यूमन है। सबसे पहले मान लीजिए ये मॉस्किटो है और ये मॉस्किटो इन्फेक्टेड है, इन्फेक्टेड मॉस्किटो है। जब ये बाइट करता है तो इसमें छोड़ता है स्पोरोजोइट, पहली बाइट स्पोरोजोइट, और स्पोरोजोइट और इसके अंदर बनता है गैमेटोसाइट। ये आपको पता होनी चाहिए, गैमेटोसाइट आरबीसी में बन जाती है, और ये गैमेटोसाइट को पिकअप करता है कौन? एक नॉर्मल, ठीक है, ये फीमेल एनोफ्लीज, ठीक, फीमेल एनोफ्लीज। तो अब ध्यान से देखिए यहाँ फीमेल एनोफ्लीज इसको लेती है तो ये क्या लेती है? गैमेटोसाइट पिकअप करती है, और इस फीमेल एनोफ्लीज के अंदर फिर फर्टिलाइजेशन होगा। गैमेटोसाइट मतलब गैमिट फॉर्मिंग सेल, फर्टिलाइजेशन होगा इसके गट में, और उसके बाद इसके सैलिवरी ग्लैंड में स्पोरोजोइट स्टोर हो जाएंगे, और यही स्पोरोजोइट अब ये क्या हो गई? इन्फेक्टेड फीमेल एनोफ्लीज। तो इन्फेक्टेड फीमेल एनोफ्लीज जब किसी ह्यूमन को काटती है तो स्पोरोजोइट डिलीवर करती है, और नॉर्मल एनोफ्लीज जब किसी ह्यूमन को काटती है, ध्यान से देखिए दोनों ही केस में मच्छर ने ही काटा है। जब इन्फेक्टेड ने काटा पहली बार किसी ह्यूमन को तो उसने स्पोरोजोइट डिलीवर कर दिया, और नॉर्मल ह्यूमन एनोफ्लीज ने मच्छर ने काटा है एनोफ्लीज ने तो गैमेटोसाइट उसने लिया है, तो ये नॉर्मल आपकी एनोफ्लीज है और ये इन्फेक्टेड एनोफ्लीज है। यही क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। लिखा है व्हेन इन्फेक्टेड फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो बाइट इट रिलीज गैमेटोसाइट ऑफ प्लाज्मोडियम इनटू द हेल्दी, पर नहीं सर स्पोरोजोइट रिलीज करती है।
ध्यान से देखिए उसकी लाइफ साइकिल को। स्पोरोजोइट करती है, गलत है। फिर लिखा फीमेल एनोफिलीज, यहाँ पे ये नॉर्मल है। मॉस्क्यूटो टेकअप स्पोरोजोइट नहीं, स्पोरोजोइट नहीं लेती सर, ये लेती है गैमेटोसाइट। और ये क्वेश्चन इस बात पे था कि क्या आपको ये बात पता है कि किसके लिए कौन सा इन्फेक्टिव स्टेज होता है। स्पोरोजोइट मैन के लिए इन्फेक्टिव स्टेज होता है और गैमेटोसाइट फीमेल एनोफिलीज के लिए इन्फेक्टिव स्टेज होता है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए थी। तो ये दोनों सेंटेंस गलत है, फर्स्ट आंसर। देखिए ध्यान से, फिर लिखा है व्हाट वुड हैपन इफ ए जीन कोडिंग ए प्रोटीन चेन। अभी जल्दी कुछ दिन पहले 18 तारीख को जब नीट का टेस्ट हुआ है तो उसमें आप देखिए ढेर सारे मैंने कोडान बनाए थे और उसमें कितने बनेंगे एमिनो एसिड आपको पता करना था। तो जहां स्टॉप कोडान आ गया तो उसके एक कम उसके पीछे वाला रहेगा। मैं कह रहा हूं आपके पास एक ये mRNA है, ये क्वेश्चन देखिए ध्यान से, और इसकी ये क्षमता है कि 100 एमिनो एसिड को कोड कर सकता है। ठीक, मतलब इसके पास 300 कोडॉन है। ये बात आपको समझ में आई। अब ये कहा गया है कि मैं कह रहा हूं 50वें जो कोडान है, मान लीजिए 50वां कोडान UAA, और ये 50 एमिनो एसिड बनाता, अगर नॉर्मल रहता तो ये कोड होकर के UAA बन गया। मतलब 50वां कोडान जो 50वां एमिनो एसिड बना सकता था वो बन गया स्टॉप कोडान। अब ये 50वें प्रोसेस हो जाएगा ट्रांसलेशन का स्टॉप, और पीछे 49 जो आपके एमिनो एसिड पॉलीपेप्टाइड चेन में बने हुए हैं केवल उतने ही बनेंगे। दैट इज थर्ड आंसर। ये क्वेश्चन काफी आता है। जिस कोडॉन पे स्टॉप कोडॉन बन जाएगा उसके पीछे तक ही एमिनो एसिड बनी होगी। तो मैं कह रहा हूँ 50वां कोडॉन मतलब 50वां एमिनो एसिड, और कोडॉन का मतलब यहाँ एक बेस पेयर से नहीं है, कोडॉन का मतलब ट्रिपलेट। ट्रिपलेट मतलब एक एमिनो एसिड के लिए, याद रखिएगा, थर्ड आंसर। फिर लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेम मॉडिफिकेशन। आप किताब में मॉडिफिकेशन कोर्स में है, मैं कहूँ रूट का मॉडिफिकेशन भी है, मैं कहूँ स्टेम का भी मॉडिफिकेशन है, और मैं कहूँ लीफ का भी मॉडिफिकेशन, इनके मॉडिफिकेशन है। अब देखिए टेंडर इन वाटरमेलन ये सही है, इसके अलावा ग्रेप वाइन दिया है, कुकुम्बर दिया है। और याद करिए अगर हम मटर की बात करें तो वहां पर टेंडल लीफ का मॉडिफिकेशन है, फिर भी ये फिलहाल सही है। और ओपनसिया में आप देखिए जो हरा हरा कैक्टस में आपको दिखता है वो फ्लैटेंड स्ट्रक्चर जो होता है वो स्टेम का मॉडिफिकेशन होता है, क्योंकि पत्तियां कांटों में बदल जाती हैं वाटर कंजर्वेशन के लिए। और उसका एक एडिशनल बेनिफिट ये भी होता है कि जो आपके ब्राउजिंग एनिमल होते हैं, इसे देख के कैक्टस को कोई जीव जंतु या हर्बीवोरस जानवर गाय भैंस नहीं खाती कि उसमें कांटे होते हैं, ये भी ठीक है। और ऐसा ही सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर यूफोर्बिया में। अब कमाल की बात देखिए, ये दोनों स्ट्रक्चर जो लिखे हैं बच्चों, इनके लिए एक साइंटिफिक बॉटनिकल नाम होता है, उसको हम पढ़ते हैं फिलोक्लैड के नाम से। ये स्ट्रक्चर जो कैक्टस में आपको हरा हरा दिख रहा है वो फिलोक्लैड है। और थॉर्न ऑफ बोगनविलिया तो आप जानते ही हैं, ठीक है, और थॉर्न ऑफ बोगनविलिया है, सिट्रस है, ये सब के सब स्टेम के मॉडिफिकेशन है। अकेसिया में थॉर्न भी स्टेम का मॉडिफिकेशन है। अब देखिए जो आपका टेंडिल है मटर में वो लीफ का मॉडिफिकेशन है, और इस ओपनसिया में जो कांटे दिख रहे हैं स्पाइन वो लीफ का मॉडिफिकेशन। फिलहाल आपसे स्टेम पूछा गया था ABCD, इसमें सब सही है, थर्ड आंसर। अब देखिए सेलेक्ट द करेक्ट मैच, लिखा अपोजिट। अब देखिए जो आपकी किताब में जितनी चीजें दी हैं टर्म उनके मतलब समझिए। जैसे मैंने कहा अपोजिट, तो आपने फिलोटैक्सी के बारे में पढ़ा था कि अरेंजमेंट ऑफ लीफ अपॉन स्टेम ब्रांच इज फिलोटैक्सी। ये तीन प्रकार थे, पहला अपोजिट था, दूसरा अल्टरनेट और तीसरा था होल्ड। अपोजिट ये कहता है कि अगर मैं स्टेम ब्रांच मानूं और नोट से ही पत्तियां निकलती हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। तो नोट से अगर एक नोट से एक पत्ती, ठीक है, तो बोलेंगे अल्टरनेट। एक नोट से अगर दो पत्ती तो बोलेंगे अपोजिट। एक नोट से कई सारी पत्ती निकले तो बोलेंगे होल्ड। ये अल्टरनेट बनेगा, ये अपोजिट बनेगा, और ये क्या बनेगा, होल्ड। इसका मतलब अपोजिट फिलोटैक्सी की एक टाइप है, A4, थर्ड आंसर। और रेसिमोस साइमोज इन्फ्लोरेसेंस आप जानते हैं, पैरेलल वेनिएशन होता है और रेटिकुलेट भी वेनिएशन होता है। मोनोकाट में पैरेलल होता है, रेटिकुलेट में डाइकाट होता है। और ट्विस्टेड आपको पता है स्टीवेसन, इसके अलावा वॉल्वेट है, वैक्सिलरी है, इम्ब्रिकेट है। तो बी थर्ड, सी सेकेंड, डी फर्स्ट, थर्ड आंसर। फिर लिखा शेयर द करेक्ट मैच फाइब्रिनोजन ब्लड कोआगुलेशन। आपको पता है कि ब्लड प्लाज्मा में तीन प्रोटीन बताई गई थी, फाइब्रिनोजन, एल्बुमिन, ठीक है, ग्लोबुलिन। तो एल्बुमिन ऑस्मोटिक बैलेंस के था, ग्लोबुलिन था एंटीबॉडी फॉर्मेशन डिफेंस मैकेनिज्म के था, और फाइब्रिनोजन था ब्लड कोआगुलेशन। इसी फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करता है थ्रोम्बिन, और प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है कैल्शियम आयन और थ्रोम्बोकाइनेज, याद रखिएगा। फिर का ग्लोबुलिन डिफेंस मैकेनिज्म, ये इम्यूनोग्लोबुलिन बनाते हैं। मोनोसाइट फैगोसाइटोसिस है, इसके अलावा न्यूट्रोफिल है।
लिम्फोसाइट में इम्यूनिटी है, बी और टी दोनों होंगे, तो मुझे सब सही दिख रहा है, फोर्थ आंसर। फिर लिखा मैच द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू कॉकरोच एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। फैलोमियर एक काइटिनस एक्सनजेटिलिया है, स्ट्रक्चर याद रखिएगा, तो एक्सनजेटिलिया होता है फैलोमियर। और गोनो पर ओपनिंग ऑफ एयर डक्ट है, बी सेकेंड। और स्पर्मेटोफोर होता है बंडल ऑफ स्पर्म है, इसकी 3 कवरिंग होती है, MEP याद रखिएगा। मशरूम ग्लैंड, इजेक्टोडक्ट और फैलिक ग्लैंड, ये मेल में स्पर्मेटोफोर बनता है, उसकी 3 लेयर कवरिंग यही लोग बनाते हैं, मशरूम ग्लैंड, इजेक्टोडक्ट और फैलिक ग्लैंड। तो क्या आंसर आ गया, सी। ओवेरियोल्स जो होते हैं, अब देखिए काकरोच में ओवरी होती है, कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होती है, हर ओवरी में 8 ओवेरियोल्स होते हैं, तो मतलब 16 ओवेरियोल्स होते हैं, क्योंकि एक पेयर ओवरी होती है, एक पेयर टेस्टिस होता है। तो मुझे क्या दिख रहा है सर, डी। अब यहाँ पे ए फोर्थ, बी थर्ड, सी सेकेंड, डी फर्स्ट, सेकेंड आंसर। फाइंड द स्टेटमेंट दैट इज करेक्ट विद रिगार्ड टू स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉट स्टेम। कुछ नहीं सर, मोनोकॉट स्टेम में आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, MS²C। अगर मोनोकॉट स्टेम है, मोनोकॉट स्टेम स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल, जो आपका हाइपोडर्मिस है वो स्किन काइमेटा का होगा, कैम्बियम एब्सेंट होगा तो बोलेंगे क्लोज। तो भैया हाइपोडर्मिस स्किन काइमेटस स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल कंजॉइंट क्लोज और पेफ्लोइम पैरेन्काइमा एब्सेंट, ये किताब में लिखा है। और इसमें जो स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल होते हैं, आप ध्यान से इसको देखिए बच्चों, सेंटर में बड़े बड़े होते हैं और जैसे जैसे आप पेरीफेरी से जाते हैं छोटे होते चले जाते हैं। ये आपकी बुक में डायग्राम बना हुआ इस तरीके से। तो क्या आंसर आ गया, थर्ड। कुछ नहीं सर, अगर हम राइबोसोम की बात करें तो ये एक नॉन वेविनस सेल ऑर्गेनेल है, पहली बात, ठीक। प्रोकैरियोट यूकैरियोट दोनों में कॉमन है। प्रोकैरियोट में होता है 70S और यूकैरियोट में 70S और 80S दोनों होता है। ये सेल ऑर्गेनेल में पाया जाता है, ये साइटोप्लाज्म में फ्री होता है। जो 70S होता है उसमें आपका 50S और प्लस 30S होती है, और 80S में जो होती है 60 और प्लस 40 होती है। एस स्वेडबर्ग यूनिट होती है जो डेंसिटी एंड साइज को बताती है, और ये बताती है कि सेंट्रीफ्यूगेशन करने पर सेल ऑर्गेनेल कितनी तेजी से सेंट्रीफ्यूज होगा, याद रखिएगा। तो भाई चाहे यूकैरियोटिक राइबोसोम हो, ठीक है, प्रोकैरियोटिक के 80 और 70 हो गए, चाहे प्रोकैरियोटिक हो चाहे यूकैरियोटिक, दोनों के दोनों 2 यूनिट के बने होते हैं। अब 2 यूनिट की बात करें 80S में तो 40 और 40 गलत है, 70S 50 और 20 ये भी गलत है। 280 में 60-20 ये भी गलत है, 70 में 50 ये भी गलत है। फिर लेगा 280 में 60 और 30 ये भी गलत है, और 50 में 85 ये भी गलत है। तो मुझे सिर्फ ए और बी सही दिख रहा है। क्या आंसर आ गया, सेकेंड। लिखा है कि विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्ट अबाउट रेस्पिरेशन, एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन इज यूटिलाइज फॉर फॉस्फोरन, बिल्कुल सही, इसीलिए इसको ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरन कहते हैं। ऑक्सीजन एट द फाइनल हाइड्रोजन, बिल्कुल सही, आपको याद हो यहाँ से 4H+ 4 इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन निकला था, तो ही आपके 2H2O वाटर बना था, इसने प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों को पिकअप किया था लास्ट में। लिखा कि फोटो ऑक्सीडेटिव एनर्जी यूटिलाइज फॉर प्रोडक्शन ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट रिक्वायर्ड फॉर फॉस्फोराइलेशन। अब कमाल की बात देखिए, ये सेंटेंस तो सही है ओवरऑल, लेकिन ये फोटो फॉस्फोर के लिखा है, ये फोटो फॉस्फोराइलेशन के लिखा हुआ है, मतलब ये रिगार्डिंग क्लोरोप्लास्ट है, याद रखिएगा, और ये रिगार्डिंग फोटोसिंथेसिस है। लेकिन क्वेश्चन आपको रेस्पिरेशन के लिए सेंटेंस सही निकालना था, इसलिए ये सेंटेंस को हम गलत कंसीडर करेंगे। ध्यान रखिए, जिसके लिए क्वेश्चन पूछा जाता है विथ रेफरेंस टू, हम उसी की बात करते हैं, ठीक है। ये सेंटेंस ओवरऑल सही है फोटो फॉस्फोरेशन के लिए, कि वहां पर फोटो ऑक्सीजन एनर्जी इस्तेमाल होती है क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस में, लेकिन रेस्पिरेशन के लिए गलत है। फिर रोल ऑफ ऑक्सीजन लिमिटेड टू द टर्मिनल स्टेज ऑफ रेस्पिरेशन प्रोसेस, बिल्कुल ठीक है, लास्ट में होता है। और प्रोटॉन किसको क्रॉस करता है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस से इनर मेम्ब्रेन को क्रॉस करके मैट्रिक्स की तरफ जाता है, आउटर मेम्ब्रेन को ये क्रॉस नहीं करता, याद रखिएगा। तो मुझे ए, बी और डी सही दिख रहे हैं। क्या आंसर आ गया, सेकेंड। फिर लिखा इन द आरएनए वर्ल्ड द आरएनए इज कंसिडर्ड द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल इवॉल्व टू कैरी आउट इसेंशियल लाइफ प्रोसेस, जैसे कि ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, स्प्लाइसिंग, ठीक है। और यहाँ तक कि पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन में जो एंजाइम था वो 23S rRNA ही था, राइबोजाइम। तो बिना पेप्टाइड फॉर्मेशन के प्रोटीन नहीं बनेगी, और प्रोटीन का ही मल्टीपल फंक्शन है हमारे शरीर में, याद रखिएगा। इसीलिए आरएनए वर्ल्ड की एक वजह यह भी है कि कहते हैं कि हमारे शरीर में मेजॉरिटी ऑफ फंक्शन प्रोटीन के ही अराउंड घूमते हैं। आप देखिए ज़्यादातर फंक्शन सारे एंजाइम जितने भी हैं प्रोटीन ही है लगभग शरीर में।
तो उसको बनाने के लिए चाहिए वो ज़्यादा सुपीरियर होगा। तो आरएनए वर्ल्ड की एक वजह ये भी है। और कहते हैं कि बीइंग रिएक्टिव आरएनए अनस्टेबल है, ठीक है। डीएनए इवॉल्व हुआ आरएनए से एंड जे मोर स्टेबल जेनेटिक मटेरियल। दो कमियां थी, आरएनए रिएक्टिव था, अनस्टेबल था, इसलिए उसको स्टेबल किया गया, तो आरएनए से डीएनए बना। और ये डबल हेलिकल स्ट्रैंड बीइंग कॉम्प्लीमेंट्री रेजिस्ट चेंजेस बाय इवॉल्विंग रेपिड। और देखिए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होने की वजह से ये आसानी से इसमें चेंज नहीं आता। हाँ, चेंजेस आते हैं लेकिन समय समय पर आते हैं, जिसको म्यूटेशन कहते हैं। तो ये दोनों सेंटेंस सही है भाई, फर्स्ट आंसर। दोनों सेंटेंस सही है भाई। चेंजेस वाले भाई रिपेयरिंग मैकेनिज्म। फिर लिखा था मेल एसेसरी ग्लैंड इंक्लूड सेमेनल वेसिकल, प्रोस्टेट। अब देखिए जो मेल एसेसरी ग्लैंड है उसमें सेमेनल वेसिकल 2 है, प्रोस्टेट 1, और बल्बो एथर को ही काउपर ग्लैंड कहते हैं, ये भी 2। तो इन तीनों को अगर मिला दिया जाए टोटल कितने होंगे, 5। याद रखिएगा। और ये देखिए आप देख सकते हैं कि सिक्रीशन ऑफ दिस ग्लैंड कॉन्स्टिट्यूट सेमेनल प्लाज्मा, जो कि फ्रक्टोज, कैल्शियम, सर्टेन एंजाइम्स होते हैं। और सेमेनल प्लाज्मा से जब स्पर्म मिलता है तो उसको सीमेन बोलते हैं, जो कि मेल से फीमेल में ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या इंटरकोर्स यही चीज रिलीज होती है, याद रखिएगा। प्लेसेंटा आपको पता है कि एक आपका एंडोक्राइन टिश्यू की तरह काम करता है। ये एचसीजी, एचपीएल, एस्ट्रोजन, प्रोस्ट्रोजन, रिलैक्सिन निकालता है, प्रोलैक्टिन आता है एंटीरियर पिट्यूटरी से, गलत है। फिर लिखा माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट जाइगोट मूव्स थ्रू द isthmus ऑफ ओविडक्ट कॉल्ड क्लीवेज। अब देखिए बच्चों, अब सबसे बड़ी चीज होती है क्लीवेज क्या चीज है। एक बड़ा प्रश्न आपके मन में आ रहा होगा कि सर क्लीवेज है क्या चीज, क्या ये सेल डिवीजन है कि नहीं है, ये भी बड़ा प्रश्न आपके मन में। देखिए होता है कि आपको पता है कि ये एक सेल है, जब ये माइटोसिस करेगी तो एक और एक 2 सेल बन जाएगा, 2 से 4 बन जाएगा। ये तो ठीक है जो हम नॉर्मल माइटोसिस पढ़ते थे, लेकिन क्लीवेज में क्या होता है बच्चों कि एक सेल है, जब इसमें 2 सेल बननी होगी तो 2 नहीं बनेगा, इसमें ऐसे बनेगा, उसी सेल के अंदर एक सेल बन जाएंगे पार्टीशन की वजह से। तो ये होता है ब्लास्टोमियर। मतलब ओवरऑल जो साइटोप्लाज्म होगा, जैसे जैसे डिवीजन बढ़ता जाएगा साइटोप्लाज्म पर सेल घटेगा। अब देखिए पहले एक सेल में इतना साइटोप्लाज्म था, अब 2 में है, उसके बाद देखिए बच्चों ये 4 में है, उसके बाद ये 8 में है, समझ गए। लेकिन पर जितने ये ब्लास्टोमियर बन रहे हैं सब में डीएनए 46 होगा। तो कहते हैं क्लीवेज में क्या बात सही है, पर जो आपका सेल होता है वो डीएनए बढ़ने लगता है, और जो जाइगोट आप देखेंगे इस जाइगोट के कंपेयर में यहाँ साइटोप्लाज्म नियरली इक्वल रहता है। तो भाई ये सेंटेंस तो ये गलत हो गया और सेंटेंस सही दिख रहा है मुझे, पहला गलत है, दूसरा सही है सेंटेंस, थर्ड आंसर। इसलिए क्लीवेज इंपॉर्टेंट है भाई, थर्ड आंसर। अब देखिए सर द करेक्ट स्टेटमेंट, इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन एराइज फ्रॉम द इंटरेक्शन ऑफ टू। इसमें कुछ नहीं, जब इंटर लगा है मतलब बिटवीन द टू, इस चीज को समझो, बिटवीन द टू। और वैसे भी पॉपुलेशन इंटरेक्शन कम्युनिटी में होता है, और कम्युनिटी जो होती है मल्टीपल या मोर देन 2 पॉपुलेशन एक साथ एग्जिस्ट करते हैं, उन्हीं को कम्युनिटी कहा जाता है, याद रखिएगा। तो ये सेंटेंस सही है। अंडर ए पार्टिकुलर सेट ऑफ इलेक्शन प्रेशर ऑर्गेनिज्म इवॉल्व टुवर्ड्स द मोस्ट एफिशिएंट रिप्रोडक्शन। कहते हैं डार्विन की थ्योरी देखिए कि इनॉर्मस ओवर प्रोडक्शन ऑफ प्रोजनी होता है, और कहते हैं कंसिस्टेंट ऑफ लाइफ। क्यों ऐसा होता है, हर जीव अपने जीवन में कुछ ऐसी रिप्रोडक्शन की स्ट्रेटजी बनाता है जिससे उसके आने वाली पीढ़ी का सर्वाइवल सुनिश्चित हो सके। और इसी चीज को डार्विन ने कहा था रिप्रोडक्टिव फिटनेस, कोई जीव कितनी आसानी से रिप्रोडक्शन करता है और अपने आने वाली जनरेशन को कितना सिक्योर कर सकता है, उससे उसकी इवोल्यूशन डिसाइड होता है, ठीक है, याद रखिएगा। फिर लिखा पेटर की प्रे पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल, बिल्कुल सही है। आप खुद ही देखिए बरसात के दिनों में ढेर सारे पतंगे लगते हैं, कीड़े लगते हैं। अभी आप 10 छिपकली आप दीवार पे छोड़ दीजिए, पतंगे खत्म हो जाएंगे। जाहिर सी बात, अगर मान लीजिए किसी जंगल में ढेर सारी हिरन हो गई हैं, ढेर सारी, जो ढेर पूरे के पूरे पेड़ पौधों खा खत्म कर रही है वेजिटेशन को, तो आप कार्निवोरस एनिमल छोड़ देंगे तो खत्म हो जाएगा, ठीक है, फोर्थ आंसर। तो रिप्रोडक्टिव फिटनेस का मतलब यही है कि कोई जीव कितना रिप्रोडक्टिव फिटनेस है, कितनी इजिली और कितना स्मूथली वो रिप्रोडक्शन करके अपने आने वाली जनरेशन को सिक्योर कर सकता है उनके सर्वाइवल के लिए, फोर्थ आंसर। फिर लिखा है माइक्रोब स्पेशली ईस्ट हैव बीन यूज्ड टाइम मेमोरियल फॉर द प्रोडक्शन। आपको पता है जमाने से सिरका बन रहा है, मदिरा जिसको आज की मॉडर्न में दारू या शराब कहते हैं, ये जमाने से बन रही है, तो वहाँ ईस्ट इस्तेमाल होता है, ठीक। सम टाइप ऑफ बेवरेजेस आर प्रोड्यूस विद डिस्टिलेशन, आपको पता है क्या, विस्की, ब्रांडी, रम। सम टाइप ऑफ बेवरेजेस आर प्रोड्यूस विदाउट वाइन एंड बियर, ठीक है। लैब इज ए टाइप ऑफ प्रोकैरियोटिक, ये है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, ये मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करने वाला बैक्टीरिया है। इसका एडिशनल बेनिफिट ये भी होता है कि ये विटामिन B12 की कंटेंट को बढ़ाता है, और स्टमक में जो डिजीज काजिंग माइक्रोब्स होते हैं उनको चेक्स भी करता है। तो ये सभी सेंटेंस सही दिख रहे हैं, फोर्थ आंसर।
लिखा इंडियन पार्लियामेंट रिसेंटली, इन्होंने अभी जल्द ही हाल ही में आई गेस 2005 के आसपास सेकंड अमेंडमेंट बिल आया है, थर्ड आंसर ये बुक में लिखा हुआ है। ध्यान से देखिए, इंडियन पार्लियामेंट, और ये क्यों था, टेक्स इज सच इशू अंडर कंसिडरेशन इन पेटेंट टर्म इमरजेंसी प्रोविजन रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनिशिएटिव के लिए। हालांकि इसकी डिटेलिंग आपके कोर्स में नहीं है, सिर्फ आपको इतना जानना है कि सेकंड अमेंडमेंट जल्द ही हुआ है, आइए 2005 में। फिर लिखा जीएम प्लांट हैव बीन यूजफुल इन मेनी वेज, जेनेटिक मॉडिफिकेशन हैज मेड क्रॉप मोर टॉलरेंट टू एबायोटिक स्ट्रेस। और ये स्ट्रेस क्या कहते हैं, जो जीएम क्रॉप हम बनाते हैं उसमें क्या क्या फीचर्स होते हैं। पहली बात तो उसमें बायो फोर्टिफाइड होना चाहिए, न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ना चाहिए। दूसरा, जो आपका केमिकल पेस्टिसाइड पर रिलायंस है, मतलब हमारा उसका डिपेंडेंसी है खत्म करने के लिए, इंसेक्ट के लिए, वो ना हो। दूसरा, वो एबायोटिक स्ट्रेस को झेल सके, जैसे कि ज़्यादा ठंडी पड़ जाए, सूखा पड़ जाए, गर्मी हो जाए, जैसे कहते हैं सॉल्टी सॉयल, सॉयल जो होती है वो ज़्यादा सॉल्टी हो जाए, इसको बोलते हैं मृदा की सॉल्टी होना, सॉयल का सॉल्टी होना। ठीक है, तो सॉयल का सॉल्टी होना भी सॉयल के नुकसानदेह है। तो अगर ऐसी कंडीशन सॉयल में है तो भी जीएम क्रॉप जो है वो आसानी से उसमें ग्रो कर जाए, नॉर्मल पौधे नहीं ग्रो कर पाते हैं, और यही इनका एडिशनल बेनिफिट है। इसके अलावा आपने विटामिन ए रिच आपने पढ़ा था, वो आपका बायो फोर्टिफाइड है, मतलब आपने न्यूट्रिशन वैल्यू अपनी इच्छा अनुसार उसमें डेवलप कर लिया। ठीक, और पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट आपने पढ़ा है बीटी कॉटन। ठीक है, अब देखिए बीटी कॉटन पौधे पर हमें कोई केमिकल पेस्टिसाइड डालने की आवश्यकता नहीं पड़ती। फोर्थ आंसर। फिर लिखा है सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर फ्लावरिंग प्लांट, सीड्स आर फॉर्म्ड इनसाइड फूड। आपको पता ही है कि जब तक आपकी स्टिग्मा और स्टाइल ओवरी होती है, इसमें ओव्यूल होता है, ये आपको पता है। जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो यही ओवरी फूड बन जाती है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। और ये ओव्यूल सीड बन जाता है, इसका मतलब जो सीड बनेगा वो फूड के अंदर बनेगा। क्या आंसर आ गया? ठीक है, अब देखिए कॉटिलिडन ऑफ द एम्ब्रियो आर सिंपल स्ट्रक्चर जनरली थिक एंड सॉलिड ड्यू टू द स्टोरेज ऑफ फूड रिजर्व, बिल्कुल सही है। सिंगल कॉर्न होगा तो मोनोकाट, दो कॉर्न होगा डाइकॉट। फिर लिखा प्लॉइडी ऑफ एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। सर न्यूक्लियस जो है वो स्पोरोफिटिक स्ट्रक्चर है, ये डिप्लॉयड होता है। इसका रेमिनेंस होता है पेरिस्पर्म, वो भी डिप्लॉयड होगा। तो पेरिस्पर्म न्यूक्लियस की प्लॉइडी सेम हो सकती है, लेकिन सर एंडोस्पर्म की प्लॉइडी तो आपको पता है सर ये 3n होती है। ये आपका 2 पोलर न्यूक्लियाई और एक मेल गैमेट की फ्यूजन से बना था, तो नॉट सेम ये सही है। मेनी फ्रूट्स हैव इवॉल्व्ड मैकेनिज्म फॉर डिस्पर्सल ऑफ सीड। आपको पता है कि बहुत सारे फ्रूट में डिस्पर्सल ऑफ सीड के मैकेनिज्म होते हैं, ठीक, जिससे उनके फ्रूट्स आसानी से डिस्पर्स कर सकते हैं। फोर्थ आंसर। अब देखिए कहते हैं सर एक होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म और एक होता है माइक्रोब्स। माइक्रोब्स में सब आते हैं जिन्हें हम नेकेड आई से ना देख सकें, नेकेड आई से ना देख सकें। ठीक है, नेकेड आई जैसे कि ईस्ट, जैसे कि वायरस, जैसे कि बैक्टीरिया, जैसे कि प्रोटोजोअन्स, कुछ फंजाई, फंजाई कॉलोनी दिख जाती है, फंजाई नहीं दिखता, याद रखिएगा। तो सब आएंगे, तो ये ऑल याद रखिएगा। लेकिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म में क्या आएगा सर? माइक्रो ऑर्गेनिज्म में वायरस नहीं आएगा, वायरॉइड्स नहीं आएगा, याद रखिएगा। केवल लिविंग लिए जाएंगे, मतलब HIV और TMB ये सब बाहर हो जाएंगे मैदान से। ठीक है, और वायरॉइड्स भी आपका माइक्रोब्स है। सेकेंड आंसर। फिर लिखा शेयर द करेक्ट ऑप्शन डिस्क्राइबिंग गोनेडोट्रोपिन एक्टिविटी इन नॉर्मल प्रेग्नेंट फीमेल। कुछ नहीं सर, अब देखिए प्रेग्नेंट फीमेल है मतलब कि इसमें प्लेसेंटा बना हुआ है, ठीक, और प्लेसेंटा बना हुआ है तो सर SCG निकलेगा, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। इनकी एक्टिविटी के बारे में पूछा जा रहा है। जो आप पढ़ते हैं गोनेडोट्रोपिन आप पढ़ते हैं FSH और LH, उसकी बात तो अपनी जगह पर है ही। प्रेग्नेंट लेडी की अगर आप बात करेंगे तो ये SCG की बात हो। SCG का काम होता है एस्ट्रोजन और प्रोस्टेरोन के सिंथेसिस को स्टिमुलेट करता है, जिससे प्रेगनेंसी प्रॉपरली कंसीव रहे। ठीक है, तो क्या आंसर आ गया? थर्ड। अब आप कहोगे सर कि SCG के कारण प्रोस्टेरोन एस्ट्रोजन का सिंथेसिस बढ़ रहा है, तो प्रोस्टेरोन जो होगा वो एंडोमेट्रियम की थिकनिंग करेगा, ये बात सही है। लेकिन तीसरा ऑप्शन इन दोनों के कंपेयर में ज़्यादा सही है, क्योंकि ये एग्जैक्ट चीज़ें बता रहा है और ये इनडायरेक्ट पहलू है। भाई SCG स्टिमुलेट कर रहा है थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम में, सही नहीं है। ये स्टिमुलेट करता है एस्ट्रोजन और प्रोस्टेरोन के सिंथेसिस को, और वो करता है इनडायरेक्टली एंडोमेट्रियम की थिकनिंग। तो इन दोनों में अगर लगाना होगा तो हम थर्ड आंसर लगाएंगे, याद रखिएगा। अब देखिए FSH LH जो होते हैं, जब चलता है, कहते हैं जब प्रेग्नेंट फीमेल होती है तो वहां पर गोनेडोट्रोपिन एक्टिविटी सप्रेस हो जाती है।
ये आपने पढ़ा है। और जितनी भी आपने प्रोलिफरेटिव फेज था, ओवुलेटरी फेज था, ये सब के सब सप्रेस। क्यों? जब गोनाडोट्रोपिक एक्टिविटी एफएसएच एलएच है ही नहीं तो फॉलिकुलर फेज नहीं आएगा, ओवुलेटरी फेज नहीं आएगा, तो इन दोनों की हम बात कर ही नहीं सकते। हाई लेवल ऑफ एफएसएच, हाई लेवल ऑफ हो ही नहीं सकता अगर प्रेग्नेंट फीमेल है तो। थर्ड आंसर। फिर लिखा विद द फॉलोइंग ह्यूमन डिजीज, आपकी किताब में लिखा है कि बहुत सारे ऐसे ह्यूमन डिजीज हैं जिनके प्रॉपरली स्टडी करने के लिए ट्रांसजेनिक मॉडल बनाए जा सकते हैं। वो डिजीज यही थे, एल्जाइमर, कैंसर, सिस्टिक फाइब्रोसिस और रेमेटॉइड आर्थराइटिस। कहते हैं शरीर के अंदर कहीं पर सिस्ट, फ्लूइड फिल्ड कैविटी वाली कोई सिस्ट बन जाए, ठीक है, इसको वो सिस्टिक फाइब्रोसिस, ये मेंडेलियन डिसऑर्डर है, याद करिएगा। फिर लिखा रेमेटॉइड, ये ऑटोइम्यून डिजीज है। कैंसर आप जानते हैं। एल्जाइमर जो है न्यूरोट्रांसमीटर की कमी से होने वाली बीमारी है, ये आपका मेमोरी लॉस इसी को बोलते हैं। ये एसिटिलकोलिन नाम के न्यूरोट्रांसमीटर होता है, उसकी कमी से होता है ये। ऑल फोर्थ आंसर, ये किताब में लिखा हुआ है ट्रांस मॉडल। अब देखिए बारबिट्रेस, एम्फेटामाइन, एलएसडी, ये आपके वो ऐसे ड्रग्स होते हैं जो मेंटल इलनेस में, डिप्रेशन, इंसोम्निया में काम आते हैं, तो मेडिसिन की तरह इस्तेमाल होते हैं। ये और बात है कि आज की युवा जनरेशन, बहुत सारे बच्चे एज ए ड्रग्स के रूप में इसको ले रहे हैं। मॉर्फिन इज ऑफन गिवन टू पर्सन हु हैव अंडरगोन सर्जरी एज ए पेन किलर, ठीक है। तंबाकू चबाने से कहते हैं एनर्जी, एनर्जी आती है शरीर में, वो एनर्जी आपके टोबैको चेविंग से नहीं आती। ये निकोटिन रिलीज करता है, निकोटिन स्टिमुलेट करता है एड्रिनल ग्लैंड को। एड्रिनल ग्लैंड जो होता है इमरजेंसी हार्मोन की तरह काम करता है और शरीर में हर चीज़ को स्पीड अप कर देगा, रेस्पिरेशन रेट बढ़ा देगा, ब्लड प्रेशर बढ़ा देगा, रेट आपका ग्लूकोज, ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में बदलना बढ़ा देगा, तो आपके शरीर में आपको लगेगा बड़ी एनर्जी है, तो इनकी हार्ट बीट बढ़। और कोकीन गिवन टू पेशेंट आफ्टर सर्जरी, नहीं सर ये नहीं करेंगे, ये हेलुसिनोजन है, ठीक। हेलुसिनेशन काज करेगा तो पेशेंट की रिकवरी नहीं होगा। ए बी सी, क्या आंसर आ गया? सेकेंड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली यूज ट्रांसफर ऑफ फॉरेन डीएनए इनटू क्रॉप प्लांट। अभी मैंने बताया था कि हायर एनिमल्स में, एनिमल्स की बात करेंगे तो रेट्रोवायरस, प्लांट की बात करेंगे एग्रोटोमोफेसियस, क्योंकि इसकी जो होता है सेवरल डाइकॉट प्लांट होते हैं, इसकी होस्ट रेंज वाइड होती है। सेकेंड आंसर। अब देखिए सुगर्स आर टेक्निकली कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट विच आर द फॉलोइंग नॉट हेक्सो शुगर। अब देखिए जब आप मोनोसैकेराइड को बोलते हो, मोनोसैकेराइड, जब आपने कार्बो मोनोसैकेराइड, और एक होता है डाइसैकेराइड, ठीक है, डाइसैकेराइड, और एक होता है पॉलीसैकेराइड, तो इनके अपने अपने यूनिट होते हैं बच्चों। तो मोनोसैकेराइड में अगर तीन मिनिमम कहते हैं कि 3 कार्बन का शुगर होता है, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, 7 कार्बन, ठीक है, ये होते हैं 3 कार्बन शुगर का नाम ग्लिसरल्डिहाइड, डाइहाइड्रोक्सी एस्टोन फॉस्फेट, 4 कार्बन का एथ्रोज, 5 कार्बन का पेंटोज, ठीक है, जिसे आप राइबोज डीऑक्सीराइबोज के नाम से जानते हैं, 6 कार्बन का देखिए ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मैनोज, गैलेक्टोज, और 7 कार्बन का सेडोहेप्टुलोज, ठीक। तो भैया ग्लूकोज, फ्रक्टोज और उसके बाद माल्टोज मतलब गैलेक्टोज, ये आपके हेक्सो शुगर हो गए। और लैक्टोज एक डाइसैकेराइड है, माल्टोज एक डाइसैकेराइड है। गैलेक्टोज में गैलेक्टोज और ग्लूकोज होता है, माल्टोज में 2 ग्लूकोज के यूनिट होते हैं। तो भैया ये नहीं है और ये नहीं है, ये हेक्सो शुगर नहीं है। सी एंड दी सेकंड आंसर, याद रखिएगा। फिर लिखा सेज द कंडीशन फॉर मियोसिस फर्स्ट। आपको बताया गया था कि मियोसिस फर्स्ट में डीएनए का अमाउंट आधा होता है, क्रोमोसोम का नंबर आधा होता है, पोलैरिटी चेंज होती है, जो सेल डिप्लॉयड होती है वो हैप्लॉयड हो जाती है, पहली बात। जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है, क्रॉसिंग और होता है, जिससे नए कैरेक्टर वेरिएशंस आने के चांसेस होते हैं। तो लिखा है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम आर हाफ फ्रॉम पेरेंट सेल टू डॉटर सेल, बिल्कुल ठीक है। कियाजमाटा फॉर्मेशन होता है, आपको पता ही है, ठीक। इसके अलावा क्रॉसिंग ओवर होती है, साइनेप्सिस होता है। अमाउंट ऑफ डीएनए 1/4 नहीं होता सर, ये 1/2 होता है। अमाउंट ऑफ डीएनए 1/4 पूरे मियोसिस की अगर हम बात करेंगे तो 1/4 है। मियोसिस 1 में हाफ होता है, फिर मियोसिस 2 में फिर अगेन हाफ होता है, 2 बार हाफ आधा सेल होती है। एक्सचेंज जेनेटिक मटेरियल बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम, ये ठीक है। क्रॉसिंग ओवर, तो मुझे ए सही दिख रहा है, मुझे बी और मुझे डी, क्या आंसर आ गया? फर्स्ट। फिर लिखा है कि एंड्रोजन हार्मोन, एंड्रोजन और जो आपका जिसको टेस्टोस्टेरोन कहते हैं, ये शरीर में मसल्स की ग्रोथ और शरीर में एनाबॉलिक जो रिएक्शंस होते हैं प्रोसेस, उनको बढ़ाता है। तो ये टोटली केटाबॉलिक पहले ही गलत हो गई। एस्ट्रोजन सिंथेसाइज एंड सीक्रेट मेनली बाय द ग्रोइंग ओवेरियन फॉलिकल, हम बोलते हैं टर्सी फॉलिकल से निकलता है, ठीक। तो ये गलत है और ये सही है, क्या आंसर आ गया? थर्ड। फिर लिखा पोरफायरा सार्गासम लेमिनेरिया यूज एज फूड, ये किताब में लिखा है, और कहते हैं कि पूरी दुनिया का लगभग 50% CO2 फिक्सेशन अमाउंट हाफ फोटोसिंथेसिस एल्गी करते हैं, वो भी एक्वेटिक फॉर्म वाले, ब्रायोफाइटा नहीं भाई।
तो पहला सही है, दूसरा गलत है। क्या आंसर आ गया? सेकेंड। किताब को पढ़िए ध्यान से। लिखा है कि मेनी स्पीसीज ऑफ पोरफायरा एमंग 70, जो हम एल्गी की लगभग 70 स्पीसीज जो फूड के रूप में इस्तेमाल होती है, उसमें से आपका 3 स्पीसीज जो आपकी किताब लिखा, सारगासम, पोरफायरा, लैमिनेरिया, और लैमिनेरिया से निकाला था लैमिनेरिन। ठीक। मेटाजेंसी, अब देखिए अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, आपने प्लांट में पढ़ा था गेमेटोफाइट से स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट से गेमेटोफाइट। गेमेटोफाइट हेप्लॉइड वेजिटेटिव फॉर्म था, और जो आपका स्पोरोफाइट है डिप्लॉइड स्पोरोफिटिक फॉर्म है। तो डिप्लॉइड टू हेप्लॉइड, हेप्लॉइड टू डिप्लॉइड इंटर कन्वर्ट होता रहता है। लेकिन यहाँ पर हम एक केस देख रहे हैं, सिलेंट्रेटा का मेंबर है ओविलिया, उसमें एक केस होता है, दो प्रकार के मार्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। एक होता है ऐसे अम्ब्रेला की तरह, ठीक, और एक होता है सिलेंड्रिकल फॉर्म, इसको हम बोलते हैं पॉलिप, और इसको बोलते हैं हम मेडुसा। ये आपकी मूवेबल होती है, ये सेसाइल होता है, ठीक। तो ये इसमें कन्वर्ट होता है, ये इसमें कन्वर्ट होता है। तो मेडुसा से पॉलिप कन्वर्ट होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, पॉलिप से मेडुसा कन्वर्ट होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। कमाल की बात है, ये एक डिप्लॉइडिक स्ट्रक्चर है और ये भी एक का डिप्लॉइडिक स्ट्रक्चर है, तो इसको बोलते हैं मेटाजेंसिस। तो मेटाजेंसिस क्या है? दो प्रकार के मार्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल होते हैं जनरेशन टू जनरेशन, एक जनरेशन के अंदर। ये इसमें कन्वर्ट होता है, ये इसमें कन्वर्ट होता है। मेडुसा से पॉलिप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, पॉलिप से मेडुसा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। जो मेडुसा होता है वो अम्ब्रेला शेप का होता है, ये आपका मूवेबल होता है, और ये आपका सेसाइल होता है, सिलेंड्रिकल होता है। तो मेटाजेंसिस में डिप्लॉइड मार्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर फॉर्म चेंज टू अदर। डिप्लॉइड नहीं भैया, ये भी डिप्लॉइड होगा, गलत है। और मेडुसी फॉर्म इज सेसाइल एंड सिलेंड्रिकल। सेसाइल ये होता है पॉलिप वाला, जिसका एग्जांपल हाइड्रा। अब देखिए हाइड्रा पॉलिप फॉर्म है, ऑरिलिया मेडुसा फॉर्म है, ओविलिया में दोनों एग्जिस्ट करते हैं। और पॉलिप इज अम्ब्रेला से भी गलत है भाई, तो दोनों सेंटेंस मुझे गलत दिख रहे हैं। फर्स्ट आंसर मेटाजेंसिस। आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए प्लांट के अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन और इस ओविलिया के अल्टरनेशन में क्या डिफरेंस है? वहाँ हेप्लॉइड टू डिप्लॉइड मार्फोलॉजिकल फॉर्म चेंज होते हैं, यहाँ डिप्लॉइड डिप्लॉइड मार्फोलॉजिकल फॉर्म चेंज होते हैं। फर्स्ट आंसर। कुछ नहीं सर, देखिए डायग्राम पहले पहचानते हैं सर, ये डिसरप्टिव है, पहले डायग्राम ही पहचान लो। डिसरप्टिव है, और ये आपका है स्टेबलाइजेशन, ठीक, स्टेबलाइजेशन, ठीक। अब आपसे डिसरप्टिव ये कहा गया था, ध्यान से देखिए, मोर इंडिविजुअल एक्वायर ए पेरिफेरल कैरेक्टर वैल्यू एट बोथ एंड्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। ये डायग्राम स्टेबलाइजेशन का है, लेकिन सेंटेंस लिखा है डिसरप्टिव का, तो ये गलत है। मोर इंडिविजुअल एक्वायर ए वैल्यू अदर देन द मीन कैरेक्टर वैल्यू, ये सेंटेंस लिखा है डायरेक्शनल का। कमाल की बात देखिए, ये लिखा है डायरेक्शनल का, और डायग्राम किसका है? डिसरप्टिव का। तो ये दोनों सेंटेंस मुझे गलत दिख रहे हैं। तीन प्रकार के नेचुरल सिलेक्शन पॉपुलेशन में ऑपरेट होते हैं, स्टेबलाइजेशन, डायरेक्शनल, डिसरप्टिव, याद रखिएगा। फिर लिखा जिटनोगैमी जेनेटिकली सिमिलर टू ऑटोगैमी। अब देखिए ध्यान से, ये एक पेड़ है, एक फ्लावर यहाँ लगा है, जैसे कि फीमेल आप मान लीजिए, और ये एक फ्लावर है मेल। मैं कह रहा हूँ पूरा का पूरा पेड़ तो सेम ही है, सब में क्रोमोसोम अगर मान लीजिए यहाँ 40 होगा, तो इसके अंदर भी 40 ही होंगे। यहाँ से उठा, यहाँ चला गया, प्लांट सेम है, पॉलिन का सोर्स सेम ही पौधे का है, तो जेनेटिकली ये क्या है? सेम है, लेकिन इकोलॉजिकली ये क्रॉस पॉलिनेशन है। तो कहते हैं जेनेटिकली ये ऑटोगैमी की तरह काम क्यों करता है कि पॉलिन कम्स फ्रॉम सेम प्लांट। ये सेंटेंस सही है, और ये इसका करेक्ट एक्सप्रेशन है भैया, देखिएगा। फिर लिखा है पर्सन विद डाउन सिंड्रोम हैज नॉट द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन कंपेरिजन टू द नॉर्मल पर्सन। कुछ नहीं, मैं एक नॉर्मल पर्सन हूँ, मेरे अंदर क्रोमोसोम कितना है? 46, और कोई डाउन सिंड्रोम का होगा उसमें होगा 47। इसका मतलब ये बात सही लिखी है कि किसी पर्सन जो डाउन सिंड्रोम से इन्फ्लेक्टेड है या पीड़ित है, उसमें क्रोमोसोम का नंबर एक नॉर्मल पर्सन के बराबर नहीं होता। इसकी वजह यह है कि एक प्रकार का ट्राइसोमी एन्यूप्लॉइडी घटना घट जाती है, और क्रोमोसोम 47 हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो ऑटोसोम का 21वां क्रोमोसोम होता है बच्चों, ऑटोसोम का 21 क्रोमोसोम होता है, उसमें एक बढ़ जाता है इसमें, इसलिए 18 का नहीं होता, याद रखिएगा, याद रखिएगा भाई, 18 का नहीं होता। तो क्या सर 18 का हो सकता है? हाँ। अब देखिए, जैसे आपने पढ़ा है डाउन सिंड्रोम जिसमें 47 क्रोमोसोम होते हैं, ऐसे ही दो प्रकार के और सिंड्रोम होते हैं, पटाउस और एडवर्ड। एडवर्ड में 18वें क्रोमोसोम का सेट बढ़ता है, और पटाउस में 13वें क्रोमोसोम। लेकिन हमने डाउन सिंड्रोम का लिया, डाउन सिंड्रोम लिख दिया यहाँ पे, इसलिए गलत हो गया। अगर हम लिखते कि इन एडिशनल कॉपी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 18 आर इन प्रेजेंट, तो ये सही भी हो, सेंटेंस सही हो जाता। समझ गए आप लोग, याद रखिएगा। तो ये इसका होता है, लेकिन डाउन सिंड्रोम लिखने की वजह से गलत हो गया। डाउन सिंड्रोम में 21 क्रोमोसोम का ऑटोसोम बढ़ता है, और एडवर्ड में 18,
पटाउस में 13 और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में सेक्स क्रोमोसोम बढ़ता है, एक एडिशनल एक्स क्रोमोसोम आता है। टर्नर सिंड्रोम में एक्स क्रोमोसोम चला जाता है तो वहाँ 45 हो जाता है। अब आपसे पूछा जाएगा कि एडवर्ड सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम में क्या खास बात है। सब के सब एनीपुलाइडी के एग्जाम्पल हैं, तीनों के तीनों 2n+ के रूल को फॉलो करते हैं, तीनों के तीनों ट्राइसोमी को फॉलो करते हैं। ये आपसे पूछा एडवर्ड, पटाउस और डाउन सिंड्रोम ये सब के सब 2n+1 ट्राइसोमी है और क्लाइनफिल्टर भी ट्राइसोमी है, 2n+ को फॉलो करता है। मोनोसोमी आपका टर्नर सिंड्रोम है 2n-1, तो ये इसका करेक्ट एक्सप्रेशन है भाई, ये आप देख सकते हैं। और थैलेसीमिया इज ए क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर ऑफ हीमोग्लोबिन सिंथेसिस, बिल्कुल सही। अगर कहते क्वांटिटेटिव का मतलब जितना अल्फा या बीटा चिन्ह बनना चाहिए था उतना नहीं बनता, इसमें लेस सिंथेसिस होती है अल्फा की और लेस सिंथेसिस होती है बीटा की। और अगर मान लीजिए अल्फा की कम सिंथेसाइज हुआ तो बोलेंगे अल्फा थैलेसीमिया, बीटा कम हुआ तो बोलेंगे बीटा थैलेसीमिया। लेकिन एक्सट्रीमली हाई नहीं होता सर, ये घटने की वजह से है, ये गलती मत करिएगा सर। क्वांटिटी का मतलब कि एक्सट्रीमली हाई घटने की वजह से है। तो पहला एसर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स है, सेकंड आंसर। फिर लिखा है, ध्यान से देखिए, सोरेनम, होमो और मस्का ये जीनस हैं। ये जीनस किसका है? हाउस फ्लाई का। ये जीनस किसका है? मेरा है, आपका है, ठीक। और सोरेनम किसका है? ये आलू का है, बैगन का है। फिर देखिए, पॉलीमोनियस ही वो ऑर्डर था जिसमें कन्वोलेसी और सोनेसी फैमिली ऐड की गई थी। मसीडी ऑर्डर फैमिली किसकी है? मस्का की। और कार्निवोरा एक ऑर्डर है, इसका मतलब ये दोनों तो ऑर्डर हैं, ये फैमिली है, गलत। प्राइमेटा एक ऑर्डर है, कार्टा फाइलम है, आर्थ्रोपोडा फाइलम है, तो ये भी गलत। ट्यूबेरोसम स्पीसीज है आलू की, सेपियंस हम लोग की स्पीसीज है, और डोमेस्टिका हाउस फ्लाई, तो ये स्पेसिफिक एपिथेट सही है। ए सही है, डी सही है, क्या आंसर आ गया? फर्स्ट। कुछ नहीं से इनको तो मैंने देखते ही पहचान लिया सर, ये विब्रियो सेप के बैक्टीरिया का है सर। और विब्रियो अगर बैक्टीरिया है और मैं इसको विब्रियो, कोई स्पीसीज तो मेंशन नहीं है, और अगर मैं विब्रियो कॉलरी इसको मानूं तो क्या कॉलरा से कॉलरा बीमारी हम सब जानते हैं, और ये एक प्रकार का अगर बीमारी काज कर रहा है तो क्या इन्फेक्शन होगा? बिल्कुल, पैथोजन तो हो ही गया, पैरासाइट तो अपने आप ही हो गया, फोर्थ आंसर। अब देखिए, सेट द करेक्ट ऑप्शन फॉर वायरस। आपको पता था वायरस वो होते हैं, इनको बोलते हैं न्यूक्लियोप्रोटीन। इनमें प्रोटीन की कवरिंग होती है और जेनेटिक मटेरियल होता है। कमाल की बात है कि जेनेटिक मटेरियल या तो डीएनए होगा और या तो आरएनए होगा, इन्हें हम क्रिस्टलाइज कर सकते हैं, बिल्कुल सही है, गलत। और केवल पौधे एनिमल को नहीं इन्फेक्ट करते, बैक्टीरिया को भी इन्फेक्ट करते हैं, उनको हम बोलते हैं बैक्टीरियोफेज। ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करें उनको बोलते हैं बैक्टीरियोफेज। ऐसे वायरस जो फंजाई को इन्फेक्ट करें उनको बोलते हैं माइकोफेज, ठीक है। तो केवल प्लांट एनिमल को नहीं करते, मेड अप ऑफ प्रोटीन न्यूक्लिक, बिल्कुल सही सर। तो थर्ड आंसर ही है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट इन ग्राउंड ट्यूब सिस्टम। अब देखिए, ग्राउंड 3 प्रकार के ट्यूब सिस्टम क्लासीफाई किए गए थे स्ट्रक्चर एंड लोकेशन के आधार पर। इपिडर्मल ट्यूब सिस्टम, ग्राउंड ट्यूब सिस्टम, वेस्कुलर ट्यूब सिस्टम। इपिडर्मल सिस्टम आपको पता था, स्टोमेटा है, गार्ड से सब्सिडियरी, इपिडर्मल अपेंडेज, ट्राइकोम और रूट हेयर था। और ग्राउंड ट्यूब सिस्टम में था कि जो इपिडर्मल सिस्टम में है और वेस्कुलर वर्णन, जाइलम, फ्लोएम, कैम्बियम को छोड़ के जितने भी होंगे, पेरिसाइकिल, एंडोडर्मिस, कार्टेक्स, हाइपोडर्मिस, ये सब के सब किस में आएंगे? ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में आएंगे। और मीजोफिल जो होता है ग्राउंड टिश्यू लीफ का होता है जो पैरेन्काइमा का बना है। कॉर्टेक्स आपको पता है स्टेम और रूट में अलग अलग होता है, लेकिन ये भी ग्राउंड टिश्यू में आता है। एंडोडर्म होता है सब्सिडी सेल, मैंने ही बताया, गार्ड सेल, सब्सिडी सेल, स्टोमेटा, ट्राइकोम, रूट हेयर, ये सब के सब एपिडर्मल सिस्टम में आएंगे, तो यही नहीं है फोर्थ आंसर। फिर लिखा विद द फॉलोइंग इज नॉट इन कण टिश्यू। अब देखिए, कण टिश्यू 3 प्रकार से क्लासीफाई किए गए, लूज, डेंस, स्पेशलाइज। लूज में आपने पढ़ा एरियोलर, एडिपोज। डेंस में आपने पढ़ा डेंस, रेगुलर, इरेगुलर। और डेंस रेगुलर के एग्जांपल थे टेंडन, लिगामेंट, और डेंस रेगुलर स्किन में पाई जाती थी। स्पेशलाइज में बोन, ब्लड, कार्टिलेज। तो भैया ब्लड, कार्टिलेज, एडिपोज टिश्यू ये तो हो गए। मस्कुलर टिश्यू एक अलग टाइप की ही टिश्यू थी जिसके 3 प्रकार स्मूथ, स्केलेटल और कार्डियक थे, सेकेंड आंसर। लिखा द मोस्ट कॉमन स्पीसीज ऑफ फ्रॉग इन इंडिया, राना टिग्रीना है, याद रखिएगा, थर्ड आंसर, ये आप देख सकते हैं। फिर लिखा इन कॉकरोच विच स्ट्रक्चर आर मेड ऑफ काइटिन। पहली बात, अगर आप कॉकरोच की पूरी बॉडी को ही ऐसे देख लें, पूरी की पूरी बॉडी, ठीक, अगर हम पूरी बॉडी की बात करें तो जो इसकी कवरिंग होती है पूरा का पूरा शरीर पे, ये आपकी होती है काइटिन की, ठीक। मतलब एक्सोस्केलेटन काइटिन का बना होता है। और कहते हैं कि बॉडी चूंकि सेगमेंटेड है ऐसे करके, ठीक, सेगमेंटेड, एक एक सेगमेंट का को बोलते हैं स्क्लेराइड्स,
तो स्क्राइड एक्चुअल में है क्या, एक एक सेगमेंट में काइटिन की कवरिंग। और आपको पता है किसी भी एनिमल की 3 पोजीशन होती है, मैं यहाँ से लेके यहाँ तक करूँ तो ये मेरा वेंट्रल पोजीशन, ये लेटरल और ये डॉर्सल। तो जो मेरे शरीर की कवरिंग होगी उसकी भी 3 पोजीशन होगी। तो उसी चीज को आप पढ़ते हैं DT VS LP। डॉर्सल साइड की जो आपकी स्क्लेराइट होती है उसको हम बोलते हैं टरगाइड, जो वेंट्रल साइड की स्क्लेराइट होती है उसको बोलते हैं स्टर्नाइड, और जो लेटरल साइड की होती है स्क्लेराइट उसको बोलते हैं प्लूराइड। तो सर टरगाइट टरगाइट स्टर्नाइट और प्लूराइड ये हैं क्या, ये स्क्लेराइट ही हैं। तो ये भी काइटिन के बने होंगे, याद रखिएगा। और फैलोमियर आपको पता है काइटिनस एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है जो कि एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है, ठीक। और आपको पता है कि गिजर्ड जो कि प्रीवेंट्रिकुलस होता है उसमें भोजन फूड को ग्राइंडिंग करने के लिए 6 हाईली काइटिनस टीथ पाए जाते हैं, तो ये भी काइटिन का बना होगा। टीथ विद इन गिजर्ड ये भी काइटिन का होगा। ये सबके सब हैं थर्ड आंसर। फिर लिखा है क्लोरोफिल बी एक्ट एसेसरी पिगमेंट कैप्चरिंग लाइट, वाई डू प्लांट हैव क्लोरोफिल बी एंड अदर एसेसरी पिगमेंट। कहते हैं जब हमें पता है कि क्लोरोफिल ए रिएक्शन सेंटर की तरह काम करता है, ठीक है, ऑक्सीजन का इवोल्यूशन करता है, तो भगवान ने क्यों क्लोरोफिल बी दे दिया और अदर पिगमेंट जैंथोफिल और कैरोटीनॉइड्स दिए। उसका रीजन ये था क्लोरोफिल की अपनी एक पीक थी जिसे आप 430 और 700 मानते, 2 पीक मानते हैं। तो सर इतना बड़ा स्पेक्ट्रम कैसे आता है विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब करने का, वो इन्हीं वजह आता है। क्लोरोफिल बी एक्ट एसेसरी पिगमेंट कैप्चरिंग लाइट एंड ट्रांसफरिंग इट टू क्लोरोफिल ए। चूंकि सारी की सारी लाइट क्लोरोफिल ए ना एब्जॉर्ब कर ले ज्यादा इंटेंसिटी की, तो इसका फोटो ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए, ठीक है, ज्यादा इंटेंसिटी की लाइट सब इसी को मिलने लगेगी तो ये कैप्चरिंग में इसको प्रॉब्लम होगी, तो इसका ये डिसइंटीग्रेट कर सकता है। तो कुछ ये लोग एब्जॉर्ब कर लेते हैं, एनर्जी ट्रांसफर कर देते हैं, वाइल अदर पिगमेंट लाइक कैरोटीनॉइड्स कैप्चर डिफरेंट वेवलेंथ एंड प्रोटेक्ट क्लोरोफिल फ्रॉम डैमेज, ऑल वर्किंग टुगेदर टू मैक्सिमाइज लाइट फूड। मतलब जो अदर पिगमेंट है तो वो भी वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। और इससे क्या होता है, देखिए यहाँ पे एक लाइन लिखी है कि ब्रॉडेनिंग द स्पेक्ट्रम फॉर फोटोसिंथेसिस, मतलब केवल 430 और 700 मतलब ब्लू और रेड रीजन में ही आपका फोटोसिंथेसिस मैक्सिमाइज होता है। लेकिन आप देखिए जो विवग्योर है आप ग्रीन लाइट में, येलो लाइट में भी फोटोसिंथेसिस होती है, क्योंकि अदर फ्रिक्वेंसी के भी अदर वेवलेंथ की लाइटों को अदर वाले पिगमेंट एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। तो ये स्पेक्ट्रम को थोड़ा ब्रॉड दिखाई पड़ता है। तो ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। और ये आपकी एनसीईआरटी ने ही आपसे पूछा कि वाई कलर ऑफ, एनसीईआरटी ने आपसे पूछा है कि सपोज यहाँ पे देखिए देन वाई डू हैव क्लोरोफिल बी इन अदर एसेसरी पिगमेंट, ठीक है। तो आप भी फोटोसिंथेसिस के पीछे वाले पन्ने खोल के देखिए, एक्सरसाइज में एनसीईआरटी ने ही आपसे पूछा है कि हम मानते हैं कि देयर वाज ए प्लांट हैड क्लोरोफिल ए कंसंट्रेशन हाई ऑफ क्लोरोफिल बी। ए और बी होते हैं, लेकिन बी और जेंथोफिल और कैरोटीनॉइड काम क्या है, इनका काम होता है कि अलग अलग अदर वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करना और क्लोरोफिल ए को पास आउट करना, जिससे उसका ज़्यादा सारी की सारी लाइट अगर वही एब्जॉर्ब करेगा तो उसके डैमेज होने के चांसेस होंगे। ये एक प्रकार का एडाप्टेशन है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं हम लोग अपने अगले सेशन में। थैंक यू फॉर, ओके बाय बाय।